अच्छा, अब मैं यहाँ से फर्दर डिस्कशन को उस सेकंड क्वेश्चन, ये भी एक्चुअली हमारा सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, ये थर्ड क्वेश्चन है गलत। जो फाइनेंसेस आप, चलो उस्मान से हम स्टार्ट करते हैं। उस्मान, कितनी मनी लॉन्ड्रिंग की थी? ठीक, और कैसे क्लिनिक कैसे खोला? Can I rephrase this? Can I rephrase? उस्मान से पूछे गुर्दे दोनों बेच चुका है या गुर्दा एक बेचा है अभी? आप गुर्दे का पूछ रहे हो, मैं तो पूछ रहा हूँ किस अयान अली से ताल्लुक था? यार तुम्हें पता है हमारा नून लीग से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग तो उसमें से निकाल दो। तो दूसरा ये है कि हाँ, जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, तो वो स्टार्ट करने से पहले ये नहीं कि आप एक दिन उठे और आपने कहा जी कि मुझे अब ख्वाब आ गया और मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। यू नीड टू हैव अ विजन, ठीक है? कि जैसे सादिया ने भी पहले बताया कि आप जब एज एन एसोसिएट काम कर रहे होते हैं, तो आपने वो सारी चीजें लर्न करनी है जिन्होंने जाके आपको हेल्प आउट करना है क्लिनिकल डेंटिस्ट्री में और बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ डेंटिस्ट्री में, ठीक है? तो वो आप जहां भी काम कर रहे हो, आपने वो सारे वहां से जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको लेना है, और फिर आपने इवेल्युएट करना है कि आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। जब तक आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का नहीं पता होगा और आप जंप इन कर रहे हो बिजनेस के अंदर, तो दैट्स अ रेसिपी फॉर अ फेलियर, ठीक है? तो आपको पहले अपने आप को इवेल्युएट करना है, और उसके बाद आपने अपने एक विजन बनाना है कि यू नो वेयर आई वांट टू सी माई सेल्फ यू नो इन द नेक्स्ट 2 और 3 इयर्स, ठीक है? आपने जनरल प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने उसमें मल्टी स्पेशलिटी जो है रखनी है कि आपने पेशेंट जो है वो बाय रेफर करने हैं, ठीक है? फिर आपने ये देखना है कि आपका अपना जो है वो स्किल लेवल क्या है, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है? क्योंकि जब आप प्रैक्टिस में होंगे तो फिर आपके पास और कोई हेल्प नहीं है, पीपल विल लुक अप टू यू। तो अगर आपने कहीं और देखना है तो इट मींस यू आर नॉट रेडी फॉर योर प्रैक्टिस येट। तो मेक श्योर करना है कि आप एक कंप्लीट पैकेज हो अपनी प्रैक्टिस खोलने से पहले। सो जस्ट इमेजिन लाइक यू नीड टू बी अ रॉक स्टार ऑफ द प्रैक्टिस, ठीक है? कि हर किसी ने आपकी तरफ देखना है, और फिर आपके पास वो सारी स्टेबिलिटी हो, आपके पास वो स्ट्रेंथ हो कि आप बाकियों को फिर स्टेबलाइज कर सकें, या वो आप बाकियों को बता सकें, गाइड कर सकें कि कैसे जो है वो करना है, क्लिनिकली भी और बिजनेस एस्पेक्ट से भी। और फिर आपने ये देखना है कि आप रिस्क कितना जो है वो ले सकते हैं, ठीक है? अब जब आपने फंडिंग की तरफ जाना है, तो फंडिंग पे जाने से पहले आपने ये देखना है कि आपने नई प्रैक्टिस जो है वो स्क्रैच से स्टार्ट करनी है कि आपने रनिंग प्रैक्टिस जो आपने लेनी है। दैट्स अ बिग डिसाइडिंग फैक्टर। जब आप नई प्रैक्टिस के लिए जाते हो कि आपने स्क्रैच से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, तो उसमें ज्यादा रिस्क है। वो इसलिए कि आपने फंडिंग लोन वगैरह ले लिया और आपने ऑफिस खोल लिया विद जीरो कैश फ्लो, ठीक है? आपके ऊपर सारी वो ऑब्लिगेशंस हैं, आप प्रैक्टिस का लोन है, इक्विपमेंट का लोन है, मार्केटिंग, ये वो सारा, बट यू हैव जीरो कैश फ्लो। कंपैरेटिवली अगर आपने रनिंग प्रैक्टिस ले रहे हैं, जैसे वो सादिया ने बताया कि वो उनकी ट्रांजिशन हुई है जहां पे वो काम कर रही थी और फिर उनको वो ऑफर हो गई, तो दैट्स द आइडियल सिनेरियो, यू नो, कि बल्कि दैट्स अ टिप कि अगर आप कोई ऐसी जगह पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जहां पे आपको पता हो कि ये रिटायरिंग डेंटिस्ट है, तो ग्रैब ऑन टू दैट अपॉर्चुनिटी, दैट वुड बी आइडियल थिंग कि आप उसी में काम कर रहे हैं, आपको प्रोज एंड कॉन्स पता है उस प्रैक्टिस के, सो ट्रांजिशन वुड बी अ लॉट इजियर। ये नहीं कि वो बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन काफी चीजें आपको पहले ही पता होती हैं उस प्रैक्टिस की, आपका एक अच्छा टीम वर्क जो रिलेशन है वो डेवलप हुआ है सबके साथ। और सेकंड ऑप्शन कि जब आप एक कोई रनिंग प्रैक्टिस खरीदते हैं, तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि फर्स्ट डे यू आर इन द प्रैक्टिस, तो ऑलरेडी आपका कैश फ्लो है प्रैक्टिस का, ठीक है? आपने अगर कोई नई प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है स्क्रैच से, तो उसमें भी आपकी आजकल जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट चल रही है वो $500,000 मिनिमम है कि आपने $500,000-600,000 आपने इन्वेस्ट किए हैं और आप स्टार्ट कर रहे हो प्रैक्टिस विद जीरो पेशेंट्स,
और इसी तरह अगर आप कोई रनिंग प्रैक्टिस ले रहे हो, वो भी आपको अगर कोई 800,000 प्रैक्टिस प्रोड्यूस कर रही है तो वो आपको 650 तक जो है वो मिल जाएगी। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो विद अ रनिंग प्रैक्टिस, ठीक है? ये जो तुम बता रहे हो, ये यानी कि अपनी स्टेट में बता रहे हो या ओवरऑल एक सिनेरियो है? ओवरऑल, US हाँ हाँ, ओवरऑल एक सिनेरियो है कि डिपेंड करता है कि आप फिर के कौन से आप मेट्रोपॉलिटन एरिया में है, आप सब अर्बन एरिया में है, तो कहीं पे प्रैक्टिस जो है वो आपको 70% ऑफ द कलेक्शन जो है उस पे मिल जाएगी, कहीं पे आपको 80% पे मिल जाएगी, कहीं पे मे बी आपको 90% पे मिले। सो इट डिपेंडिंग के कौन से आप एरिया में है, लेकिन between I would say 70 to 90% of their collection, ये एक एवरेज प्राइस आप बना सकते हो उस प्रैक्टिस की, मतलब इन एरियाज में। लेकिन उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। कई दफा यू जस्ट इनहेरिटेड कोई प्रॉब्लमेटिक पेशेंट्स जो है उस प्रैक्टिस के साथ, उसमें आपको जो है कुछ पैम्पर्ड या जो है वो स्टाफ से जो आपको डील करना पड़ सकता है। लेकिन ये कि एक सेटअप जो है वो बना होता है और आपको मे बी यू नीड सम टाइम के उनको अपनी फिलॉसफी, अपने मॉडल के मुताबिक उसको एडजस्ट करते हुए। तो नाउ कम्स बैक टू द फंडिंग क्वेश्चन के लकीली और फॉर्चुनेटली लाइक वी आर इन अ प्रोफेशन के जो बैंक्स वाले हैं वो दोनों हाथों से दे आर रेडी टू गिव यू द मनी, क्योंकि यहाँ पर यूएस में आई थिंक के जो फेलियर रेट है डेंटिस्ट का जब वो नई ऑफिस स्टार्ट करते हैं 0.001%, like it's less than that. So they are willingly there to give you or finance you जो भी आपकी जरूरियात हैं। बेशक अगर only thing you need के स्पेशली जो नए डेंटिस्ट आते हैं इस कंट्री में, कि जिस तरह आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, कंटिन्यूइंग एजुकेशन कोर्सेज लेते हैं, यू हैव टू वर्क ऑन योर क्रेडिट, ठीक है? अगर आपका क्रेडिट नहीं है, सो दैट्स द बिगेस्ट ड्रॉबैक। तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी लोन एक्वायर करने में, बाकी सारी चीजों में। लेकिन अगर आपका क्रेडिट अच्छा है, मेक श्योर यू पे ऑन टाइम। वो पाकिस्तान वाली जो थोड़ी बहुत ही आती होती हैं कि अच्छा ठीक है वो कर लेंगे पे, यू हैव टू पे एवरीथिंग ऑन टाइम। जब आप लैंड करते हैं, कोई आपको अच्छा मेंटर मिले यहाँ पर, तो यू हैव टू मेंटेन योर क्रेडिट। इट्स अ सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इन यूएस। अगर आपका क्रेडिट अच्छा है तो आपने डिसाइड कर लिया प्रैक्टिस खोलनी है, तो फर्स्ट थिंग आप एक जो है वो कॉपी पेंसिल पकड़ें। यू नीड टू हैव अ बिजनेस प्लान, ठीक है? आप ब्रेनस्टॉर्म करें कि आप क्या चाहते हैं, आपका विजन क्या है, आपने किस तरह की प्रैक्टिस जो है वो बनानी है। क्रिएट अ बिजनेस प्लान, ठीक है? जब आपका बिजनेस प्लान होगा तो फिर आपको पता होगा कि अच्छा ये चीजें जो है वो आपने करनी है। आपने फंडिंग के लिए क्या ऑप्शंस हैं, फिर आपके जो है अगर नई प्रैक्टिस लेनी है तो लोकेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। फिर उसमें इक्विपमेंट, बाकी सारी चीजें आ जाती हैं। अब अगर हम फंडिंग पे फोकस करें तो फंडिंग में ये है कि आपने अगर 2-3 साल एज एन एसोसिएट काम किया है तो आपकी एक अच्छी सैलरी होगी, सारी चीजें, तो दैट वुड हेल्प यू टू क्वालिफाई फॉर एनी काइंड ऑफ लोन, ठीक है? आप यहाँ पर कुछ बड़े बैंक हैं, सो अगर लैंडिंग में हम आ जाएं तो उसमें आ जाती हैं कुछ लोकल बैंक्स जो हैं वो आपको फंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर उसमें कुछ क्रेडिट यूनियंस हैं इधर, वो आपको अच्छे रेट्स के ऊपर फंडिंग दे सकती हैं। फिर नेशनल लेंडर्स हैं, ठीक है? जैसे एडीए है, उसके साथ वेल्स फार्गो यहाँ पर बैंक है, वो करता है। तो वो जो एडीए के मेंबर्स हैं वो उनको मतलब बेटर या प्रिविलेज रेट्स जो है वो उसको देते हैं। फिर बैंक ऑफ अमेरिका है, तो और फिर उसके बाद एसबी है, स्मॉल बिजनेस जो है एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो भी आपको बिजनेस जो स्टार्टअप के लिए जो है या एक्विजिशन के लिए जो है वो लोन देते हैं। तो उसमें यह है कि अगर आप ने स्टार्ट करनी है तो ये नहीं कि आप एक ही लेंडर के पास जा रहे हैं और वो आपको जो भी टर्म्स दे रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप 2-3 डिफरेंट जो है वो ऑफर लेटर जो है वो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लें। उसमें देखें कि कौन सा आपको अच्छा बेटर रेट जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, किसमें आपको प्री पेमेंट पेनल्टी वगैरह जो है वो नहीं है, कौन आपको जो है वो ज्यादा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। तो जब आप देख लें 2-3 डिफरेंट ऑप्शंस को कंपेयर कर लें, तो उसके बाद आप अपना एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो है वो लें। और उसमें मेक श्योर करें कि अगर आप नई प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं तो नेवर फॉरगेट कि उसमें आपके पास कैश फ्लो नहीं होगा। जब आप जाके बैठेंगे मे बी आपको साल लग जाए, आपको 1.5 साल लग जाए जस्ट टू ब्रेक इवन। तो उसमें ऑलवेज रिमेंबर कि आपने वर्किंग कैपिटल जो है
वो उसमें आपने डेफिनेटली वो भी बैंक से लेना है, ताकि जो फर्स्ट 6 मंथ है वो आप अपना जो ऑफिस का पेरोल एक्सपेंस है, जो लैब का एक्सपेंस है, जो सबसे बड़ा एक्सपेंस यूजली एम्प्लॉय का जो पेरोल है उसका जो है वो होता है, तो वो आप उन चीजों को सस्टेन कर सकें। ये नहीं कि आप ने ले लिया लोन और उसमें वर्किंग कैपिटल नहीं है आपके पास, जब तक आपकी एक इनकम नहीं आ रही तो वो आप फेलियर की तरफ जो है वो देन यू स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आपने वर्किंग कैपिटल और ये सारी चीजें प्री रेक्विजिट्स को पहले ही फिगर आउट किया हो अपने बिजनेस प्लान के अंदर। सही। अच्छा अब्बास और बेजाद, आई थिंक अब यूके के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यूके में क्या अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उससे मुझे अभी जो उस्मान वो लोकेशन और वो सारी कि किस एरिया में करना, मुझे कुछ याद आ रहा था जब आप लोग दोनों प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाह रहे थे। अब मुझे नहीं पता तुम्हारा आप क्या ख्यालात है, लेकिन मुझे उससे याद है कि हम कहते थे कि नहीं लंदन में खोलना बेवकूफी है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि और लेकिन क्योंकि हम जो एशियंस यहाँ से जाते हैं हमारे जहन में वो लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम 3 ही तो सिटीज हैं, ठीक है। तो तो अब वो कुछ ख्यालात बदले हैं या इट वाज अ गुड डिसीजन टू स्टार्ट प्रैक्टिस इन इन कैंट एरिया, लाइक है तो वो लंदन के सबर्ब ही बट नॉट एक्चुअल इन डाउनटाउन, या मुझे याद है कि इस तरह की कुछ सब बात होती थी। हमारी ये ख्यालात है कि तो बहुत बड़ी बेवकूफी है कि आप लंदन में ही जगह ढूंढते फिर रहे हो। यार 40% जो लंदन की पॉपुलेशन है वो मतलब बेसिकली इमिग्रेंट्स हैं, तो उसमें सर्टेन पॉकेट्स आर गुड, ठीक है ना, और वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है सर्टेन पॉकेट्स में। तो जो मेन रीज़न थी कि यू आर कमिंग अप विद अ प्लान कि आपने मल्टीडिसिप्लिनरी प्रैक्टिस बनानी है, उसमें आपने हर तरह की चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी है, तो कंपटीशन जो है उन एरियाज में बहुत ज़्यादा होगा। तो ये वन ऑफ द रीजन वाज वी आर अबाउट 30 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम लंदन, ठीक है ना, तो वो मसला नहीं है। मेन एम यही था कि यार ऐसी पॉकेट देखें कि जहाँ पे कंपटीशन उस तरह का ना मिले। स्पेशली एडवर्टाइजिंग के हवाले से भी अगर देखें तो गूगल का जो एडवर्टाइजिंग बजट है लंदन का वो हैवियर है, सबर्बन लंदन में इट्स मच बेटर। सो ऑल दीज थिंग्स जो उस्मान ने बात की है बिल्कुल राइट है। आई थिंक बेजाद एंड आई sat so many times, we saw roughly about 40 or 50 practices before buying the first one, you know, so where everything was critical. I will leave the answer to Bezad now because he was the man who was looking and making Excel spreadsheets of every single practice and giving me, listen bhai, this is the financial plan and it doesn't tie up with our situation. So I will leave the answer to him to explain. जी बेजाद, You don't have to go into nitty gritty of that, लेकिन you know जब हम कनाडा अमेरिका की बात करें थोड़ा सा जाहिर है न्यूयॉर्क भी ऐसे ही है। लंदन में एक इशू है कि स्पेस इज ऑफ प्राइम, स्पेस बहुत टाइट है, बहुत एक्सपेंसिव है, और प्रैक्टिसेस जो है ना वो बड़ी छोटी छोटी होती हैं। तो अगर आप डिसेंट स्कोप, जैसे कि हमने सीटी स्कैन लगाना है, बास भाई के रूम में माइक्रोस्कोप है। लंदन में ना 90% प्रैक्टिस में तो रूम इतना छोटा है, सादी आप परेशान हो जाओ, देख लो ना बॉक्स रूम है यहाँ पे, आपको कि यार ये क्या है, कि तुम लोग कैसे प्रैक्टिस करते हो ना। तो ऑल दीज रीजन जब आप सोचते हैं, आप कहते हो यार कि यू नो आई नीड टू हैव अ सर्टेन माइंडसेट ना, कि आपकी ब्रीदिंग स्पेस हो, ऐसे प्रैक्टिस होनी चाहिए, लेआउट होना चाहिए, सो इट नेवर फिट इनटू आवर मॉडल। एक तो ये है। दूसरा रीजन ये है कि इफ यू लिव इन लंदन, इफ यू प्रैक्टिस इन लंदन, यू हैव टू लिव इन लंदन, और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, फ्लैट में रहना, फैमिली, बच्चे, सो देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग इन दैट। लेकिन हमारा पर्सनल डिसीजन जो था दोनों का यही था, क्योंकि वी वर इन अ सिमिलर सिचुएशन। उनके उस वक्त 2 बच्चे थे, मेरा 1 बच्चा था। यू नो इधर हम इस तरह रहे, लंदन की प्रैक्टिस लें, या जिस तरह का हमारा टेस्ट है, क्योंकि एनएचएस प्रैक्टिस की तरफ ओरिएंटेशन नहीं थी, तो वी गो फॉर दैट। इतनी सी बात ही मैं कहूँगा। बाकी फाइनेंशियली जो है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उस्मान की बात सुन के ना मुझे बड़ा, एक तो हिज इनसाइट इनटू बिजनेस बड़ी जो है ना वो समराइज बड़ा अच्छा किया है। दूसरा, इंग्लैंड में यू नो उस्मान, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। यहाँ पे प्रैक्टिस जो है ना वो टर्नओवर से नॉर्मल बात है 200% पे बिकना, 300% पे बिकना। Yes. ऐड है यहाँ पे, अकाउंट्स जो है ना, एक्सेल स्प्रेडशीट कोई हमें शौक नहीं था बनाने का, थिंग्स डजंट टाई अप हियर। यहाँ पे जो है ना इस मैडनेस है कि डेंटिस्ट्री जो है ना वो प्राइम है थोड़ी सी इन अ वे के, बहुत ज्यादा ना एशियन जो है ना डोमिनेटेड है डेंटिस्ट्री में, ओनर्स, और हमारे एशियन स्पेशली इंडियन फैमिलीज जो है उनके पेरेंट्स के पास प्रॉपर्टीज बहुत है, वो उनको बच्चों को शौकिया जो है ना डेंटल प्रैक्टिस बाय करके देते हैं।
or numbers doesn't tie up. So but on a flip side, I would say कि in recent years dentists are forced to do a start from the scratch, क्योंकि जो इतना टफ है इतने फाइनेंसिस को रेज करना, क्योंकि यहाँ पे चलें हमारे ऊपर वो डीडीएस का लोन नहीं होता, वो वाला लोन नहीं होता, लेकिन ये जो लोन है ना हेफ्टी, वो पाइल अप होता है, और लेंडिंग क्राइटेरिया भी बहुत यहाँ पे इजी नहीं रहा है। 2007-8 तक लेंडिंग वही अमेरिका वाला ही था कि डेंटिस्ट हो तो आपको ना अनसिक्योर्ड लोन विदाउट सिक्योरिटी मिल जाता था। नाउ इट्स नॉट, यू हैव टू प्लेज इवन योर कार योर होम, everything to secure a loan and guarantees and things like that. But I wouldn't say it's impossible, but एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि ये बिजनेस फ्रेंडली नहीं है और या एंटरप्रेन्योर फ्रेंडली नहीं है डेंटिस्ट्री एज अ प्रोफेशन यहाँ पे, क्योंकि जो लैंडिंग क्राइटेरिया है और जो गुडविल है जिसकी उस्मान बात कर रहे थे, वो दैट इज स्टिल एक्सट्रीमली आउट ऑफ प्रोपोर्शन। क्योंकि सादिया भी इस बात को जानती होंगी कि टर्नओवर इज नॉट एवरीथिंग इन डेंटिस्ट्री, क्योंकि वो तो एसोसिएट ने ले जाना है आपके। सो जो आपकी प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, दे आर द किंग, कैश फ्लो इज द किंग। जैसे उस्मान कह रहे थे, डेंटिस्ट में सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम है, कैश फ्लो इज द किंग। लेकिन जब आप प्रैक्टिस बाय करने जाते हैं तो वो कहते हैं टर्नओवर का 3 टाइम्स हमने लेना है, all those things. So buying a practice in England because of the structure, maybe क्योंकि NHS जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है ना, यहाँ पे वो प्रायर अप्रूवल के बगैर आप प्रैक्टिस नहीं खोल सकते। ये नहीं है कि यू जस्ट ओपन अ प्रैक्टिस अराउंड द कॉर्नर और आप NHS पेशेंट देखना शुरू करें। यू हैव टू हैव अ contract from the services because there is no unlimited money in the system anymore, things like that. So the structure is slightly different. इसलिए जो है ना, ये जब हम बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि ना बड़े से या सबसे अमीरों से शुरू करें यहाँ यूके में, इस है ना। यूजुअली आई मीन इट्स नॉट अ जोक, जो अब्बास से बात कर रहे थे वो इस क्वाइट ट्रू कि अगर आप हॉस्पिटल सेक्टर में जाते हैं तो पेज जो है ना वो काफी लो है। आपको फैमिली के साथ हमारा गुड फ्रेंड ऑफ आर्ट्स सैयद अली खुरम, हम सब जानते हैं। अगर वहाँ पर कोई प्रैक्टिस मिलियन प्रोड्यूसिंग है, मतलब मिलियन पाउंड उनका जो कलेक्शंस हैं, तो उनकी क्या एवरेज जो है उसकी अगर उसमें NHS एलिमेंट है तो वो 3 मिलियन की होगी, 2.5 प्लस होगी। हमारे अपने जानने वाले एक डेंटिस्ट हैं जो कि इस वक्त समझ भी जानते हैं, नाम नहीं हम लेंगे, लेकिन वो स्ट्रक ऑफ हुए हुए हैं और फिर भी उनकी प्रैक्टिस जो है ना वो 3 मिलियन से कम नहीं बेच रहे, वो अड़े हुए हैं। वो कहते हैं 1 मिलियन टर्नओवर है तो मैंने 3 मिलियन की बेचनी है, ठीक है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने 2.8 मिलियन की ऑफर दी। हमारे पास 2 प्रैक्टिस हैं, हम 2 पार्टनर हैं। सादिया ने कहा वी आर वेरी लकी, हर वक्त खुश रहते हैं, एक दूसरे के साथ गप्पे मारी, इसका मजाक उड़ाया, उसका मजाक उड़ाया और सारा दिन गुजार लिया। हमारी 2 प्रैक्टिस हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंटली हम दोनों एक ही प्रैक्टिस में काम करते हैं, सिर्फ इस वजह से कि हम अपने आप को स्प्लिट नहीं करना चाहते। मेन ये है कि वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम। तो सादिया से मैं ये जरूर बिकॉज़ हम ये जो है ना, जो आपने बात की है ना, ये हमें लोगों को मशकूक शक में डाल दिया। ये चल क्या रहा है? लेकिन ये है कि ये मुझे एडिट ना करना पड़ जाए। हाँ, एडिट कर ले। Likewise, Canada may it's not a huge markup like in UK as you and Abbas are mentioning, Bazat. But ये है कि usually let's say if a practice is producing $1 million, so then along with the goodwill and then the equipment and your leasehold improvements, all of that inclusive, it goes a little bit almost to about 1 times 1.6. So any production, let's say million की अगर practice है, million producing है, and over the last 2 or 3 years it has been continuously producing the same numbers, you should be looking into okay, it would go around 1.4 1.5 million easily, if not right on 1.6. So that's there. लेकिन जाहिर है उसमें काफी स्ट्रगल करना पड़ता है कि you have to be consistent with your numbers, because कोई भी buyer जो है वो पिछले at least they would ask for the last 2 years or the most recent financials in the last 2 years so that it would make sense for them. जहाँ तक business financial institutions से to acquire loans, up until 5 years ago, वो ही बिल्कुल जैसे उस्मान ने कहा कि जी बैंक्स को पता लगता है कि आप डेंटिस्ट हैं और वो आपको ना अपना बादशाह बना लेती हैं उस वक्त और everybody is ready to give you 100% financing and everything. But in the last 3 years or so, things have changed. Banks now want
collaterals, they want guarantees, they want financial commitments from you, or if you have another financial आपकी अपनी कोई corporation है or whatever, या जो भी properties हैं आपकी, they set collateral on your loans. कुछ banks हैं जो कि अब कनाडा में 100% आपको मतलब financing नहीं दे रहे हैं, so you have to put in some equity, cash आप कहीं डालेंगे. I 100% agree with Usman, जैसे उन्होंने कहा कि जी अगर आप शुरू में बगैर having the cash flow at hand, आप सोच रहे हैं कि you're going to go get into a startup, और आपको ये पता होना चाहिए कि ठीक है इनिशियली तो आपको बैंक ने लोन दे दिया है. In Canada, more or less, कोई भी आपकी स्टार्टिंग प्रैक्टिस जो है with 4 operatories, एक वेट एरिया, एक bathroom, it will not cost you less than $1 million. So $1 million वो हो गया. और फिर अगर आपकी बिल्कुल brand new, you know, right from the scratch है, you should know कि with your lease rental that you will be paying, or any equipment purchase जो आपने की, अगर purchase नहीं है, financing है, उसकी financing, plus आपका जो minimal basic skeletal staff है, उसकी salaries, and your basic utilities, you must be looking into minimum of 50 to 60 grand, you know, running out every month. So या तो आपके पास इतना cushion हो कि जिसको आप बर्दाश्त कर लें, और if not, तो best would be कि you know go and look into places that have been, which are pre-existing, cultured dental offices हैं, or somebody is ready to retire or something, but they have their goodwill, they have their staff there, which is long-term staff, they have the patient clientele there. So at least the first month that you step in, आपको ये मुसीबत नहीं पड़ी भी कि ओह मैं वो 50,000 रुपया मिनिमम, and we're talking on, you know, $1 million investment अगर आपने की है, कि भाई वो 50,000 रुपया मैं कहाँ से निकालूंगा, or $50,000, whatever it is. So at least some money is still coming in, the cash flow is coming in, the production is going. Also something that we all should keep in mind, when you are, or when we're getting into a transition, or acquisition के बाद, at least be mindful that there is going to be 10 to 15%, if not more, of attrition of your production numbers. So not necessarily कि जी आपने कोई ऐसे नए systems in place किए हैं या कुछ भी है, but every transition brings you at least 15% of attrition into your current numbers. So ये जिस वक्त भी आप जाएंगे बैंक के पास अपने business plan लेकर, और तो आप you must have these things put in place in your projections, ताकि कल को बैंक जो है वो जिस वक्त आपका एनुअल रिव्यू करते हैं, जब वो आ जाते हैं, you know, आपको पहले तो उन्होंने आपको किंग बनाया हुआ था, उसके बाद वो आप अगले साल आते हैं और कहते हैं आप मेरी बांदी है, मैं तुझे बताता हूँ. तो then they would ask you कि अच्छा जी ये numbers कहाँ हैं, ये numbers कहाँ हैं, या you were saying कि जी आपकी practice ये बनाएगी, and it's not making the same numbers now. So, you know, so do cater the attrition which is going to happen. Do cater कि if there are any changes in the fee guide schedules which is coming up, and do also cater कि what are the market economics that are going on in your area. जैसे कि अभी बेजाद और अब्बास दोनों ने कहा कि जी, you know, location is very important for them. Also where you would want to live, and you know how far you want to live away from your practice, and what kind of lifestyle you want to, you know, set yourself into. So ये सारी चीजें आप अपने mind में रख के, और उसके बाद जिस वक्त मैंने practices ली थी, तो I didn't want to, you know, go into any hefty personal loans मेरे कोई नहीं थे, except for of course the student loan. The student loan was the one big hefty loan that I had. But of course by that time मुझे कोई 5-1 साल हो गए हुए थे काम करते हुए, और because I was also foreign trained, and then I had the DDS on me. So ठीक है मैं बहुत expert नहीं थी, लेकिन almost I used to do, you know, day one of my practice I was ready to do endos. तो ये, you know, all these things ये आपको बड़ा support structure भी देती हैं, confidence भी देती हैं, और जिसने आपको money lend करनी होती है उसको भी थोड़ा सा तसल्ली देती हैं कि अच्छा ठीक है जी फारिग नहीं है, कुछ ना कुछ कर ही लेगा. So get yourself prepared, or at least get yourself, invest in yourself before you want to invest in your business. So, and make sure कि जी आपके पास थोड़ा बहुत कोई, you do have a pot of you know, money available somewhere for your rainy days, because एक दफा आपने business start कर लिया है,
then you don't know which way it can go, or keeping in mind the last year's pandemic hit and the shutdowns that we had. मतलब वो टाइम था जिसने बड़े बड़ों की जो है वो चीखें निकलवा दी हैं, और उनमें मैं भी थी, और मैं छोटा बंदा थी जिसकी चीखें निकल रही थी। लेकिन वही बात है कि आप अगर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं बिग फ्लैशी कार्स पे और बिग हाउसेस पे, that money comes in handy for your rainy days. अच्छा, अब यानी कि जो इसको मैं इस वाली चीज को कंक्लूड करें तो ये मुझे पता चला कि जी जो यूके में एंड कनाडा में जो बैंक्स हैं, नाउ दे आर आस्किंग और दे नीड अ गारंटी। ठीक है, ऐसे ही है, लेकिन अमेरिका में अभी तक जो है वो शायद अभी भी वो इजीली दे रहे हैं। मैं एक और क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ, या जिसमें आप लोगों की इनपुट चाहिए। आप सबने चारों ने एज एसोसिएट काम किया हुआ था, and now you are in a mashallah position, now you are hiring associates, ठीक है, और उसमें किसी भी नेशन के हैं, तो क्या पैरामीटर्स या क्या वो फैक्टर्स हैं जो आप देखते हो? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बेजाद एंड अब्बास, ठीक है, और आप लोगों के पास काफी सारे कुछ पाकिस्तानी एसोसिएट्स भी हैं। मुझे नहीं पता सादिया और उस्मान के पास तो नहीं है, आई डोंट नो सादिया आपके पास भी हैं, लेकिन आई नो के बेजाद और अब्बास के साथ जो हैं वो एसोसिएट्स फ्रॉम पाकिस्तान हैं। लेकिन ओवरऑल इट्स नॉट स्पेसिफिक टू एनी नेशन, क्या देखते हो? हमारे पास एक एसोसिएट जो है ना अभी फिलहाल वो पाकिस्तान से हैं, he was a year junior from us in our sister practice। बाकी सारे जो है ना यस वो मे बी क्या वो स्पेशलिस्ट हैं? नहीं, वो पाकिस्तानी डिसेंट से हों, लेकिन यहाँ के बॉर्न जो हैं वो एसोसिएट्स हैं 2, और बाकी ऑफ कोर्स गोरे हैं या लोकल हैं इन दैट सेंस, और हाइजीनिस्ट सारे जो हैं वो यहीं के। लेकिन एक्चुअली हमने बड़ा सिंपल सिस्टम रखा हुआ है, वी डिवाइड आवर वर्क। तो जो क्लिनिकल पार्ट है ना, जब एसोसिएट हायर करते हैं तो वो अब्बास भाई देखते हैं, और उनका के करियर प्लान क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, या उनके सीवी में क्या होना चाहिए, यानी इस तरह थिंग्स लाइक दैट जो सीवी में देखते हैं। डायनामिक्स डू चेंज, ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस में से एक एसोसिएट छोड़ के जा रहा है जो कि who was on orthodontics, facial aesthetics, Invisalign, composite bonding, so of course आप उससे उसी तरह का एसोसिएट उसको रिप्लेस करेंगे। लेकिन अगर आपका सेडेशन का ओरल सर्जरी इंटरेस्ट वाला बंदा जा रहा है, सो यू नीड टू रिप्लेस विद दैट, सो दैट्स द बेसिक्स। लेकिन जहाँ पे प्योर आपका क्वेश्चन है कि जहाँ पे आप बिल्कुल जर्नलिस्ट ले रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट शुरू में हम विद टाइम जो है ना हम हायर कर लेते थे, लेकिन अभी जो है ना इट्स ऑलमोस्ट हम बहुत कम ऐसा कोई एसोसिएट हायर करते हैं जिसका कोई स्पेशलिस्ट इंटरेस्ट ना हो, या इन नियर फ्यूचर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन में एंटर हो रहा हो या कंप्लीशन के करीब हो। एक तो ये चीज़ है। जो प्योर हम जर्नलिस्ट लेते हैं तो फिर उसके अंदर जो है ना वी हैव अ लॉन्ग डिस्कशन कि जी आपका नेक्स्ट 3 इयर्स का प्लान क्या है मिनिमम, और क्या कमिटमेंट्स हैं, क्या इंटरेस्ट है, क्या पोस्ट ग्रेजुएशन है। क्योंकि हमारे जो है ना जब हम किसी को हायर कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है फाइनेंशियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वन ऑफ द मेन डिस्कशन वी हैव इज के हमारी प्रैक्टिस में ना जो बंदा प्रोग्रेसिव है ना वो नहीं है, वो नहीं चल सकता। ऐसे एसोसिएट फिल इन के लिए आते हैं जो हम भी रखते हैं, अगर फिल इन के लिए कि हमें पता है अब कोई और जो है ना उसने मैटरनिटी पे गया हुआ है, किसी की ईयर आउट है थिंग्स, पर अदर देन दैट अगर किसी का कोई फोकस या करियर प्लान और डेंटिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये नहीं कि इसमें हमारी चॉइस है। एक्चुअली हमारी प्रैक्टिस में दैट पर्सन कुड नॉट लास्ट। आई डोंट नो सादिया की प्रैक्टिस में क्या स्ट्रक्चर है मल्टी डिसिप्लिनरी का। हमारा जो है वो ये है कि हमारे ये नहीं है कि हम एक बंदे ने काम किया और फिर दूसरे को पास ऑन कर दिया। जहाँ पे केस डिफिकल्ट है तो इट्स क्वाइट मैंडेटरी कि उसकी ग्रुप डिस्कशन हो, ठीक है। वो सर्टेन लेवल्स है कॉम्प्लेक्सिटी के, अगर कोई हाई कॉम्प्लेक्सिटी में फॉल कर गया है तो दैट पेशेंट हैज टू बी डिस्कस्ड इन द ग्रुप मीटिंग। चाहे उस पेशेंट को जो है ना 2 वीक्स 3 वीक्स 4 वीक्स वेट करना पड़े, उसको हम बताते हैं। फिर जॉइंट कंसल्टेशन जो है एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स पेशेंट हम में से एक ने देखा, देन दे हैव टू हैव अ जॉइंट कंसल्टेशन विद 2 or 3 समटाइम्स 4 ऑफ अस आर देयर इन द सेम कंसल्टेशन। सो इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रैक्टिस। तो ये बात है। अब गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन कि अगर कोई बाहर से अप्लाई करता है और जर्नल है, तो हम उसकी जाहिर है कि उसकी एकेडमिक क्रेडेंशियल्स देखेंगे,
क्लिनिकल एक्सपीरियंस देखेंगे एंड वी लुक एट कि जी उनका इंटरेस्ट क्या है। अनफॉर्चुनेटली डेंटिस्ट्री में ऐसे हायरिंग नहीं हो सकती कि जी आप किसी को कहें कि यार तुम्हारा हैंड्स ऑन काम देखना है, यहाँ बैठ के क्राउन कटिंग करो, ये कॉम्पोजिट करो। जी, ये पाकिस्तान में लोग करवाते हैं। हाँ, ये पाकिस्तान में करवा रहे होंगे। वो कहते हैं पहले थोड़ा सा काम दिखाओ। हाँ, नहीं बिल्कुल काम उस तरह से है, लेकिन यहाँ पे टाइमिंग्स टाइट होती है, जैसे सादिया कह रही है हमारा भी कैश फ्लो का मसला होता है। उस समय लकी थे हम कि क्योंकि बिकॉज एवरी ईयर एक तो ये है कि जो हमारी फाउंडेशन स्कीम होती है, मैं हर साल तकरीबन 15 के करीब एक फाउंडेशन स्कीम में डेंटिस्ट होते हैं जो ट्रेन हो रहे होते हैं। तो टू बी ऑनेस्ट कैंट के अंदर ना मैं 60-70 तो डेंटिस्ट वैसे जानता हूँ कि उनका काम क्या है, क्योंकि वो मेरे सामने से गुजरा होता है। ठीक है। तो अब उसमें से अक्सर जब सीवी आते हैं तो बेजात को मैं ये फीडबैक दे देता हूँ, यार मैंने इसके काम खुद देखा हुआ है। मुझे पता है कि ये बंदे की क्या है, मतलब ना वो जर्नल, वो जो रिपोर्टिंग थी और सारा कुछ ना, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा ये है कि यूजुअली जो लोकल अदर एजुकेशनल सुपरवाइजर्स हैं उनके साथ मेरी मीटिंग होती है, तो अक्सर वो किसी का अगर ट्रेनी है तो मैं उसे डायरेक्ट फोन करके पूछ लेता हूँ, यार इसका फीडबैक दो कि मतलब बेसिकली ट्रेनिंग के दौरान इसके क्या प्लस पॉइंट थे, इसके क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्योंकि हमने जब एसोसिएट को सिलेक्ट करना है तो वो स्ट्रेंथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ना। और ऑफ कोर्स यहाँ पे शॉर्ट कोर्सेज काफी हैं, तो उससे ही आपको काफी रिफ्लेक्ट हो जाता है उसके सीवी से कि ये पर्सन जो है ना, इसका मतलब ओरिएंटेशन क्या है, अपने प्रैक्टिस स्कोप क्या है इसका ना। दूसरा इंटरेस्टिंग बात जो ये है कि जो ओवरसीज आते हैं, मतलब ना few of very good experiences for us to be honest। हमारी एक recent associate है, अभी उसके maternity leave पे गई, उसके बाद उसे family पे जैसे move होना पड़ा। That was a brilliant experience in terms कि she had her own practice before, मतलब वो एक ना whitening studio करती थी, तो हमें ये पता था कि इसका business orientation बड़ी अच्छी है, तो वी प्रेफर्ड हर ओवर अदर क्लाइंट्स। हालांकि उसका क्लिनिकल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, लेकिन हमें एक बात पता थी कि ये जब आएगी सो शी हैज अ वेरी गुड सेंस ऑफ पेशेंट डीलिंग, ठीक है। और वो जिसको रिप्लेस कर रही थी, वो हम वहाँ पे देख रहे थे कि पेशेंट जो है ना काफी ट्रिकी है उस बुक में ना उसके, तो वो कई दफा इट डिपेंड्स ऑन द टाइम एंड सिचुएशन हु इज रिप्लेसिंग हु, तो उस पे आप देख के अंदाजा कर लेते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग इनफ के पीएलवी के 3 के करीब हमारे पास कैंडिडेट जो गुजरे हैं जिन्होंने इक्विवेलेंस की है ओवरसीज, ऑल वेरी गुड, ऑल वेरी गुड। तो बाकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात जो मैं समझता हूँ कि जो आप कैंडिडेट हायर कर रहे हैं वो कितना रिसेप्टिव है। वो ये तो नहीं है कि बहुत ज्यादा स्टक अप है इन हिज ओन डेंटिस्ट्री इन टर्म्स के दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन टू एनी सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हिच कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन ये है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पेशेंट। क्योंकि हमारी प्रैक्टिस है, मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि वो जो पेशेंट आया है शुड बी लुक्ड आफ्टर। इट डजंट मैटर कि मैं ट्रीट कर रहा हूँ या मेरा एसोसिएट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैनेजिंग कंप्लेंट, इट्स ऑल अबाउट गिविंग देम द बेस्ट केयर कि वो कंप्लेंट तक जाए ही ना सिचुएशन। तो यस, एसोसिएट्स के इंटरव्यूज आर इंटरेस्टिंग, हार्डली आती है ऑप्शन, और एडवर्टाइज भी हमने कभी नहीं किया, मोस्टली हम वो किसी ना किसी रेफरेंस के थ्रू ही मिल जाता है और काफी अच्छा है। पाकिस्तान से अलबत्ता जो हमारे पास डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं, उन्होंने एमएससी की हुई है एंडो में, डॉक्टर शकील इज ब्रिलियंट, इज अ वेरी वेरी गुड डेंटिस्ट, शायद आप भी जानते हो, उन्होंने डेंटल केमिस्ट्री में एमएससी भी की हुई थी। हाँ, मैं जानता हूँ बिल्कुल। हाँ, तो ही वाज अमेजिंग, तो उनके साथ काम करना, ही इज वेरी वेरी गुड, तो वेरी गुड एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट। पाकिस्तानी इंडियन डेंटिस्ट जो है ना, पर्सनली अगर आप मुझे पूछें तो जितने लोगों के साथ काम किया, वी हैड वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस विद देम। सही। अच्छा सादिया, तो आप बताओ, आप रिस्क ले सकती हो एक फ्रेश ग्रेजुएट को हायर करने का एसोसिएट? क्योंकि इसमें, और स्पेशली फीमेल्स का, देखो फीमेल्स के मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, क्योंकि सपोज अगर वो पाकिस्तान या इंडिया से आए, वो थोड़े अपनी से बाल फैमिली बचे हैं, समझ, हैं, वॉच योर वर्ड्स, थोड़े बाल बचे हैं, वॉच योर वर्ड्स यार। हाँ नहीं अब तो जोड़ने से उड़ गए। चूज योर वर्ड केयरफुली मैन। नहीं, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो अब जिसने आपने खुद बताया, वो फैमिली एस्टेब्लिश करने में लग गया, ठीक है, तो वो क्लिनिकल डेंटिस्ट्री से आउट ऑफ टच हो जाती हैं या हो जाते हैं कुछ लोग, ठीक है, और फिर वो लर्न करते हैं, प्रोग्राम डीडीएस में आते हैं, फिर इमीडिएटली उसको हायर किया जा सकता है। चलो पहली बात बताऊं, अगर तो रेज्यूमे के ऊपर लिखा हुआ है ना शाहरुख खान, तो उसको है 7 खून माफ। वो तो वैसे ही ज्वाइन कर ले।
मैं पहली चीज ये है कि आई डू नॉट, ऑल्दो के कहने को शायद देखने को ये लगेगा कि जी मे बी आई एम द बॉस ऑफ द ऑफिसेस, बट आई डू नॉट इंडल्ज इनटू हायरिंग एंड फायरिंग। हमारे जो भी एसोसिएट्स आते हैं, एक तो ये है कि वो यूजुअली थ्रू रेफरेंस, जैसे अब्बास ने भी कहा, वो थ्रू रेफरेंस आते हैं, या सेकेंडली जो हमारे पास पहले एसोसिएट्स काम कर रहे हों उन्हीं के फ्रेंड्स एंड एक्सटेंडेड फ्रेंड्स में से, सो थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। दूसरी चीज ये है, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन समझ के, would I or do I look into anybody who's a foreign trained dentist or fresh grads? तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ फ्रेश ग्रेड्स ने भी काम किया है, foreign trained dentist with no clinical experience in Canada भी काम किया है, and they have all been phenomenal. एक चीज जो मैं even other dentists who have been international trained program या DDS program जो करके आते हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, कहीं अगर फंस जाते हैं तो they would always ask me, या हम अपने मतलब जो भी हमारा सीनियर डेंटिस्ट होगा हम उसको, या मैं अपनी मेंटोर को पूछ लेती हूँ किसी भी वक्त, देयर इज नो शेम इन आस्किंग। लेकिन कोई ऐसा क्राइटेरिया, मेरी थोड़ी सी थिंकिंग डिफरेंट है इस पर्सपेक्टिव में कि everybody has a start. When I was there were people who discouraged me. I don't want to be one of that bitches. Sorry, pardon my language here. But अगर कोई पाकिस्तानी आएगा और आके मुझे ये कहेगा कि जी मेरी पूरी ख्वाहिश होगी, अगर मेरे तक ये बात पता लगेगी ना, क्योंकि अगर कोई पाकिस्तानी या कोई इंडियन आए हैं, दे आर फ्रेश ग्रेड्स और ये मतलब फॉरेन ट्रेंड हैं और विद नो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, आई वुड वांट टू गिव देम अ ट्राई, एब्सोल्युटली। दूसरी बात ये है, अब तक जितने हमारे एसोसिएट्स हैं, they do look up to the main body, so they do look up to what I do in the office, और या मेरा मैनरिज्म क्या है, या मेरा बिहेवियर क्या है। तो मेरा अगर बैड डे भी हो रहा होता है तो आई हैव टू हैव अ गुड फेस आउट देयर, और मुझे किसी को नहीं पता लगने देना पड़ता कि आई एम हैविंग अ बैड डे, because again if the captain of the ship loses it, the ship loses it. So वो किसी भी जगह पे आपको ये चीज जो है ना, वो रिफ्लेक्ट नहीं करने देनी पड़ती कि जी ओ हो आपका इस वक्त आपके साथ क्या चल रहा है। जहां तक बात रह गई है, मेरे पास एक्सपीरियंस रहा है इंडियन डेंटिस्ट का भी, resumes sometimes don't tell the full story, और sometimes when you meet up a person तो आपको definitely you find way more interesting things about them. सिर्फ एक रेज्यूमे से मतलब जब तक मेरे तक बात आई, we have somebody else who takes care of all the hirings for, even if it is for the associates. एक रेज्यूमे आया और उन्होंने कहा कि जी वो इंडिया के ग्रेजुएट हैं और उन्होंने डायरेक्ट लाइसेंचर लिया है, सो कोई DDS नहीं, बट स्ट्रेट इंडियन डिग्री, डेंटल डिग्री, और फिर पोस्ट ग्रेड थी उनकी इंडिया से ही ऑर्थो में। Anyways, we connected with him and he said कि नहीं, उनको कहीं और मिल गया है, तो काम मिल गया है, वो नहीं करना चाहेंगे हमारे साथ। तो we said fine, and as luck would have it, COVID happened and shutdown happened. और जब COVID की shutdown के बाद दोबारा हम reopen हुए, it seems like जी he connected back with us saying कि जी वो तो जहां मैंने काम शुरू किया था, उन्होंने तो कोविड के दौरान प्रैक्टिस ही बेच दी है, तो अब उनके पास मेरे लिए काम नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स whoever the new owner is coming up is taking all the work. तो I would want to reconsider if you have the position. तो हमारे पास पोजीशन नहीं थी उस वक्त, क्योंकि ऑफ कोर्स कोविड के बाद every owner or every practice main body wanted to work themselves in order to make up the losses that we have had incurred. तो उस वक्त फिर मैंने कहा कि चाहे नहीं भी है जगह, let's bring him on board. और अल्हम्दुलिल्लाह आज दिन तक उन्हें हमारे साथ पूरा 1 साल हो गया, and he takes care of the major orthodontic chunk, and what a brilliant and absolutely astonishing personality he is. So just like that, हमारे बाकी भी जितने हैं जो ओरल सर्जरी के भी हैं या सेडेशन के भी हैं,
he happens to be my classmate. I would want to experiment with somebody foreign trained or a fresh grad in a heartbeat. If it works out, it works out. It doesn't work out, that's fine. Because जिस philosophy पे हमारे practices की काम कर चलती हैं, I'm not very stringent about the fact कि नहीं जी अगर ये patient मैंने देखा है तो मैंने ही इस पे काम करना है. A lot of times मतलब if I do a recare exam or something, or treatment comes up, तो it does not matter. I tell my team, KG, book them with whoever the patient is comfortable with and whoever wants to take care of them. Unless and until it gets to a point where there is extensive treatment planning involved, as Abbas said, KG, या complex treatments हैं, KG, अगर उसमें implant भी required है, orthodontics है, या full mouth rehabilitation है, then it's a different story. Then it's a different team that takes care of it. The ortho guy, myself, the oral surgery guy, we all get together and plan that case. So that would be different. लेकिन हाँ, कोई भी, any, females, we have male dentists. We had actually a dentist who went on a mat leave third time during her tenure with us. So, और वो भी ऐसा था कि वो ठीक है, वो कई दफा आती हैं, वो कहती हैं कि जी मैं सिर्फ कुछ Saturdays काम कर सकती हूँ. And that's fine, ठीक है, हम उनको accommodate कर लेते हैं. फिर वो कहती हैं अच्छा जी अब मैं mat leave पे जा रही हूँ. And that's fine, But it is just because कि आप वो flexibility लोगों को दें जो आप चाहते हैं कि कोई आपको देता when you wanted it. So, delegate that flexibility and, you do good things and good things come back to you. So, ये मेरी philosophy है अपनी तीनों practices में. और alhamdulillah, no regrets. Yeah, I mean, I think मैं शायद एक चीज ऐड करूंगा. Over the years, सादिया तो personality हम एक दूसरे की बड़ी जानते हैं. But one thing we have to develop over the years is to be a good listener as well. When you run a business, it's not only about giving a talk. जैसे हम लोगों की थोड़ी personality है, हम बड़ा बोलते हैं, मैं भी, सादिया भी. And then, of course, Abbas bhai, he had a bit of a patience, Usman and all that. But when you own a business, it's not only about, okay, you are captain of the ship, you lead from the front. But there are times, not always, but there are times you just need to be a good listener. You like it or not, people do get emotionally attached to you. So either you run your, it's at the end of the day, a small business at dentistry. Hum jitna marzi, उधर अपने आप को फने खान के, we are not like, it's not a major corporate business we are running. So eventually it's your choice. Now you can run it as a compact small family, which is efficient. And then you have to be a very good listener at times, jo ke you start to realize that over the years, it's always give and take, like Sadia is saying, okay, otherwise you're going to make your life difficult. बड़ी अच्छी practices, समझ तो ही पता है यहाँ पे इंग्लैंड में people, वो रिसेप्शन को स्क्रिप्ट दिया होता है कि you have to read the script, every patient से यही क्वेश्चन करना. It's quite a common thing here. लेकिन हमने अपनी प्रैक्टिस में बिल्कुल ऐसे इम्प्रोवाइज नहीं किया है, क्योंकि we want that breathing space ना. अगर आप खुद अपना वर्क एंजॉय नहीं कर रहे, so at least for me or Abbas bhai, it's not sustainable in the longer run. Before coming to my last question, इसमें कोई चीज ऐड करना चाहते हो इस या कोई अपना कोई एक्सपीरियंस इस पॉइंट ऑफ व्यू से एज एसोसिएट हायरिंग के उसमें? हाँ, बेसिकली मैंने भी जितने हायर किए अभी तक, वो मतलब कि जो ऑलरेडी काम कर रहे थे या जो पर्सनल जो फ्रेंड्स वगैरह उनके रेफरेंस से जो है ना, उनमें पाकिस्तानी भी हैं, इंडियंस भी साथ काम करते रहे हैं, मिडल ईस्टर्न्स भी, कुछ ईस्टर्न यूरोप से थे. तो ओवरऑल इट वाज अ काइंड ऑफ अ गुड एक्सपीरियंस. जो बेसिकली चीजें देखी जाती हैं एसोसिएट को हायर करने के लिए, उसमें आई थिंक इम्पोर्टेंट जो सबसे वो ये है कि वो आपकी प्रैक्टिस की फिलॉसफी के अकॉर्डिंगली अडेप्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या आपकी जो विजन है प्रैक्टिस का वो उसके अकॉर्डिंगली चल सकते. क्योंकि अगर कोई इसी ने आपको ज्वाइन किया आके और वो पहले 3-4 डिफरेंट प्रैक्टिसेस में करके आए हैं, सो अगर आप उनको एक डायरेक्शन नहीं देंगे, अगर आप उनको बताएंगे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनके ट्रीटमेंट प्लानिंग में इंटरफेयर करें, ठीक है, या आप उनको बताएं कि अच्छा ये करना है.
हर कोई अपना इंडिविजुअल लाइसेंस है उनका, दे आर रिस्पॉन्सिबल यू नो फॉर देयर ओन ट्रीटमेंट प्लानिंग। लेकिन जो आपकी फिलॉसफी है प्रैक्टिस की, क्योंकि मैं इस नेबरहुड में अगर प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो यहाँ पर 15 और डेंटिस्ट हैं, ठीक है, तो व्हाई पीपल कम टू आवर प्रैक्टिस, ठीक है, और जो हमारी प्रैक्टिस में आ रहे हैं, हाउ वी कैन रिटेन दोज पीपल, ठीक है। वो जो एसोसिएट आया, मे बी वो 2 साल 3 साल काम करें, 4 साल, एट द मोस्ट 5 साल करें, देन दे गोना लीव और देन दे गोना ओपन देयर ओन प्रैक्टिस, ठीक है। तो जो आपने, आपका जो स्वेट और ब्लड है उस प्रैक्टिस में, आपने उसको प्रिजर्व करना है, तो वो उनको दे हैव टू फॉलो कि आपकी फिलॉसफी क्या है। आप अगेन वही 2 मॉडल जो आ जाते हैं कि सिर्फ बिजनेस एस्पेक्ट को फॉलो करना है, कि प्रोडक्शन को देखना है कि वो एसोसिएट कितना प्रोड्यूस कर रहा है, कि आपने ये देखना है कि आपके लिए प्रायोरिटी जो है प्रैक्टिस में वो पेशेंट केयर है, ठीक है। पेशेंट केयर में मे बी यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग दैट मच, लेकिन यह है कि आपके वर्ड ऑफ माउथ से जो है वो पेशेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। आपको जो पेशेंट्स ऑलरेडी उनकी, मतलब मैं अपनी प्रैक्टिस में कोई बहुत ज्यादा मार्केटिंग नहीं करता, मैंने काफी डिफरेंट जो मार्केटिंग अप्रोचेस हैं वो की हैं, लेकिन मोस्टली यू नो यू एंडेड अप लूजिंग ऑन मोस्ट ऑफ द मार्केटिंग स्टफ। तो उसमें आपकी सबसे बेस्ट मार्केटिंग जो है इज योर वर्ड ऑफ माउथ, कि जो पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, इफ दे आर लीविंग सेटिस्फाइड, तो वही आपकी सबसे बड़ी मार्केटिंग है। वही अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबको जो है वो आपके पास जो है वो रेफर करेंगे। और जो आपके नेबरहुड में जो दूसरे डेंटिस्ट हैं, आप उनके साथ भी अच्छे बना के रखें। हमारी प्रैक्टिस में आप बिलीव करो कि कई दफा ये होता है कि कोई इंश्योरेंस कोई डेंटिस्ट नहीं लेता, तो जो हमारे कंपटीशन पे हैं वो भी हमें पेशेंट जो है वो रेफर कर देते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपने सबके साथ कैसे बना के रखी है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो आपको ज्वाइन करे उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स जो है वो अच्छी होनी चाहिए, एंड दे नीड टू बी अ टीम प्लेयर। अब जैसे सादिया ने भी पहले वो बताया, बेजाद ने बताया कि जब आप काम करते हैं तो इट्स लाइक अ टीम एनवायरनमेंट, ठीक है। वहां पर कोई ये नहीं है कि आप बॉस हैं, पाकिस्तान में जैसे वो चलता है। अब मुझे नहीं पता, मैंने उधर प्रैक्टिस नहीं की, कि ठीक है एक बंदा जो बॉस है और वो ऑर्डर चला रहा है सबके ऊपर कि तुम ये करो। तो इधर इट्स अ टीम वर्क। जो फ्रंट डेस्क है या जो क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर है या जो असिस्टेंट है, तो अगर कोई भी नहीं आता तो आपका काम रुक जाता है। सो यू नीड टू ट्रीट देम एज योर कोलीग्स, ठीक है, कि वो यू नो दे आर इक्वली देयर। तो जब आप प्रैक्टिस में वो टीम प्लेयर होंगे सारे, तो ही प्रैक्टिस चल सकती है। और अगर किसी ने आके ज्वाइन कर लिया प्रैक्टिस को कि जिसकी थोड़ी सी डिफरेंट फिलॉसफी है यू नो, और वो उनके ऊपर उनको मिस ट्रीट कर रहा है आपके स्टाफ को, तो देन यू गोना सी कि आपका स्टाफ जो है वो फिर दे स्टार्ट लीविंग योर प्रैक्टिस। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जिस बंदे को आपने हायर करना है उनमें, और एक वो चीज कि आप देखेंगे उसकी कोई ज्यादा कॉर्पोरेट की हिस्ट्री तो नहीं है, क्योंकि अगर वो ज्यादा देर कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करके आए हैं, सो द ओनली थिंग दे सी के अच्छा प्रोडक्शन यू नो। मैं एक ऑफिस में पहले काम करता था, तो वहां पर एक और नया एसोसिएट आया, उसने आके ज्वाइन किया। तो उन्होंने आके वो जो मैनेजर थी ऑफिस की, वो मुझे कहती हैं कि डॉक्टर उस्मान, वो जो नया डेंटिस्ट हमने हायर किया है वो तो दिन में जो है ना ऑलमोस्ट बाकी सबके डबल प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो एक कॉर्पोरेट से आया था प्रैक्टिस करता हुआ, तो उसकी वही वो 1 घंटे में अगर हमने कोई क्वाड्रेंट डेंटिस्ट्री करनी है, तो वो चारों क्वाड्रेंट 1 घंटे में सारा जो है ना पेशेंट को करके उसने भेज देना। तो महीना गुजरा, तो महीने के बाद पता चला कि वो जब सारे वापस आना शुरू हुए पेशेंट के, वो जो कर रहा था जिस टाइप की डेंटिस्ट्री, तो यू नो वो 4 वीक ही उधर उसने सस्टेन किया उस प्रैक्टिस में। तो इसलिए वो आपको ये देखना पड़ता है फिर कि वो उसकी क्वालिटी क्या है उसके वर्क की। और उसमें यह है कि आप रेफरेंसेस जो है वो आप चेक कर सकते हैं। आप कई दफा अगर वो प्रैक्टिस से आया तो रिव्यूज जो है गूगल पे जाके देख सकते हैं कि उसके बंदे के रिव्यूज जो है वो कैसे हैं। और अगेन उसका ट्रेनिंग और स्किल लेवल जो है वो आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल यू नो अगेन कभी मैंने वो एडवर्टाइज नहीं किया, हमेशा किसी ना किसी रेफरेंस के थ्रू ही वो हुआ है, और यू नो इट ऑलवेज एंडेड अप बीइंग गुड एक्सपीरियंस। सही, चलें, जबरदस्त। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, अब जो हमारे पाकिस्तान से स्पेशली जो डेंटिस्ट आना चाहते हैं इन तीनों कंट्रीज में, बहुत आना चाहते हैं, और बाज दफा विदाउट एनी प्लान आना चाहते हैं, ठीक है, वहां जाएंगे तो देख लेंगे, ऐसे ही है बस। अभी तक ऐसा ही है, जो आज से 20 साल पहले था वो अभी तक वैसा ही है। ठीक है, तो लाइक अब आप तीनों चारों जो हो,
ऑलमोस्ट मोर देन 15 years का एक्सपीरियंस हो गया है वहां पे प्राइवेट प्रैक्टिस में, क्या मशवरा देते हैं? यस आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आना चाहिए तो फिर क्या सोच के आए? ये बात आप जी हाँ यार समझ, दैट्स अ इंटरेस्टिंग सिचुएशन कि अगर मैं 20 साल पहले चला जाऊं और मुझे कहा जाए कि आपने यूके आना है, तो आई थिंक मेरी सोच बिल्कुल डिफरेंट होगी अब ना, कि मैं कहूँगा यार इसमें देयर आर सो मेनी फैक्टर्स एंड थिंग्स, राइट? एग्जैक्टली लेकिन अगर एक फ्रेश ग्रेजुएट आना चाह रहा है तो मेरा मशवरा उसे ये है कि वो एजुकेशनल पर्पसेस और फर्दर एजुकेशन की तरफ फोकस करके आए, पहली चीज। अब उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन शामिल है और उसमें उसका ये स्कोप है कि नेक्स्ट 5 ईयर मैंने लर्निंग करनी है, और अर्निंग से ज़्यादा आई एम गोना फोकस ऑन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेटअप्स टू वर्क इन। वो हॉस्पिटल बेस्ड सेटअप हो सकता है, वो NHS बेस्ड सेटअप हो सकता है, तो देन इज फाइन। लेकिन अगर किसी के पास 10-15 ईयर ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, पोस्ट ग्रेजुएशन है और उसने लाइसेंस एग्जाम पास कर लिया है, तो उसके पास बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है यूके आने के लिए। उसको या तो ये सोच के आना चाहिए कि अब it's not going to be the same and I have to struggle for a couple of years at least, क्योंकि एग्जाम्स तो आपको पता है कि वो पहले आके एग्जाम अपने क्लियर कर लें और उसके बाद they would start to work on the work permit basis। क्योंकि जब से यूरोप से एग्जिट किया है यूके ने, तो वर्क परमिट सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है। पहले बहुत मुश्किल था कि अगर हम ओवरसीज किसी डेंटिस्ट को यहाँ लाना चाहें तो वर्क परमिट प्रोसेस वाज वेरी डिफिकल्ट। नाउ द वर्क परमिट प्रोसेस इज मोर मच मोर यूजर मतलब सो फ्रेंडली फॉर इंडियन पाकिस्तानीज, ठीक है? तो उनके लिए सबसे इजी ये है कि सबसे पहले वो अपने एग्जाम क्लियर करें। जब उनके एग्जाम क्लियर हो जाएं उसके बाद वो डायरेक्ट जॉब्स के लिए अप्लाई करें, और जब जॉब ऑफर हो जाएगी उस बेस पे उनको वर्क परमिट मिल जाएगा। ना वर्क परमिट के बाद उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो NHS डेंटिस्ट्री करें या प्राइवेट डेंटिस्ट्री करें। प्राइवेट डेंटिस्ट्री में अगर वो आते हैं तो इट्स नॉट गोना बी डिफिकल्ट, लेकिन दे मे स्ट्रगल विद डेंटल लॉ एंड एथिक्स, व्हाट आई डिस्कस्ड अर्लियर, कि दीज आर द टू थिंग्स के जो हर मुल्क में भी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं, और पाकिस्तानी बैकग्राउंड से आते हो तो ये वहाँ पे बिल्कुल एलिमेंट नहीं है उसका, दे माइट स्ट्रगल विद दैट। So there might be much better situation अगर वो एक supervised under supervision जो पोस्ट है उसको ऑप्ट करें, जिसमें जनरल प्रैक्टिस में PLBE हो गया सिस्टम, और हॉस्पिटल साइड पे आपको पता है कि SHO जो सीनियर हाउस ऑफिसर पोस्ट हैं वो उसको ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन वर्क परमिट इज मच मोर इजियर एंड मच मोर स्ट्रीमलाइन नाउ। तो उन्हें मेरा मशवरा यही होगा कि वो पहले तो अगर एजुकेशन की तरफ से आना चाह रहे हैं तो दे कैन कम ऑन द स्टूडेंट वीजा, get admission and go through that, and then they can see what the system is, what me or you all of us did at that time, yeah? So fresh graduate का तो वो अभी भी वही rule है, वही rule है। and then they can look into the work permit options and things, and they are usually much easier अगर आप student route के through आ रहे हैं। लेकिन दूसरा ये है कि अगर आपके पास already good qualification है and you directly want to come and practice, पहले exam अपने clear करें and then you go ahead with that। अच्छा बेजाद, अभी जैसा बात ने कहा कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो स्टडी प्लान के साथ हैं, लेकिन हमें पता है कि इंग्लैंड में पोस्ट ग्रेजुएशन इज क्वाइट एक्सपेंसिव, ठीक है? अब वो हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, राइट? लेकिन फिर भी लोग आना चाहते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स आना चाहते हैं राइट आफ्टर देयर हाउस जॉब या 1 साल की। तो अच्छा, इसमें जो है ना ग्राउंड रियलिटी पे अगर बात की जाए ना, रादर बीइंग लाइक बीइंग जनरल टर्म्स पे तो हम सारे बात करें, इफ यू वांट टू बी मोर स्पेसिफिक, सो ऑफ कोर्स कोई भी बंदा जो है वो अमेरिका जाए तो उसको DDS वो फंडिंग चाहिए, ठीक है? कनाडा का ऑफ कोर्स आदिया बता सकती है। इंग्लैंड जो है ना, इट्स क्वाइट अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर लॉट ऑफ डेंटिस्ट इन पाकिस्तान। उसमें उसकी वजह ये है कि जाहिर है कि यू डोंट हैव टू डू DDS, यू डोंट हैव टू पुट इन years and years and years into it। दूसरी बात यह है कि somehow सबका कोई ना कोई चाचा माया जो ना ताया फुफ्फो कोई ना कोई यहाँ पे बैठा है। होता ही है। लेकिन अगर मुझसे कोई ये पूछे ना कि वर्स्ट केस सिनेरियो उन लोगों के लिए है अनफॉर्चुनेटली, जिनको ना तो उनके पास अपनी ब्रिटिश नेशनैलिटी है, ना उनके स्पाउस हैं, ना उनके पेरेंट्स के पास फंड है, पैसे हैं, और वो अपनी बैक पे करना चाहते हैं, तो सिचुएशन गोना बी लिटिल बिट ट्रिकी। क्योंकि अब बी ऑनेस्ट विद यू, हम जिस जमाने में आए थे, वी ऑल नो कि आप ऑड जॉब्स या डेंटल असिस्टेंट जॉब्स, लॉट ऑफ अदर थिंग्स, और अप टू 20 आवर्स अ वीक आप काम कर सकते थे रिगार्डलेस ऑफ द वीजा कैटेगरी यू आर ऑन, राइट? ऐसे लेकिन अब रिस्ट्रिक्शंस हैं,
जॉब लेना, क्योंकि ऑफ कोर्स जॉब मार्केट टाइट है, उन्होंने यूरोप पे भी कैप किया हुआ है, एवरीथिंग है। सो जो वो इलॉन मस्क कहते हैं ना कि यू नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोबेबिलिटी एंड अ रियलिटी। सो द ग्राउंड रियलिटी इज के अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं और आपके पास इनफ फंड्स नहीं है, आपकी फैमिली बैकिंग नहीं है, या अपनी डेंटिस्ट्री से सेविंग नहीं है, तो आपको सर्वाइवल की जो है ना वो मुसीबत पड़ जाएगी। तो आप स्टडी पे, अपने एग्जाम पे फोकस नहीं कर सकेंगे। इट माइट टेक ट्वाइस एज लॉन्ग। सो मेरी सबको यही एडवाइस होगी कि आइल्स मैंडेटरी है, आप पाकिस्तान में करें। आप एटलीस्ट नॉन क्लिनिकल एग्जाम अपने जो है पार्ट 1 जो है वो वहीं से फिनिश करें। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, यू कैन टेक अ डायरेक्शन कि यार अब मैं अपने क्लिनिकल एग्जाम्स के लिए, डू आई हैव टू बी हियर, डू लॉट ऑफ कोर्सेज, और वो आप उस चीज से ना आपको अंदाजा हो जाएगा। देन यू कैन रिसर्च द जॉब मार्केट। लेकिन वो जो पुराना स्टाइल था ना, या हमारे वाला स्टाइल था कि यार कश्तियां जला के हम आगे हैं, अब देखा जाएगा, ठीक है, तो वो जो है ना, आई थिंक will be a little bit stupid, sometimes you might look like an idiot as well. So ये मैं कहूँगा। और दूसरी जो डिफरेंस है ना, we need to realize one thing कि हमें कोई गाइड नहीं करता था सही, ठीक है, और आप यहाँ पे आके यू हैव टू एक्सप्लोर। सो इंटरनेट टेक्नोलॉजी, I'm big into that, कि उसने ना, हम इस वक्त 5 लोग बात कर रहे हैं इसी वजह से कर रहे हैं ना, अदरवाइज तो I have to buy a ticket to just see Sadia, how she look after 20 years, she does look the same, so I'll be disappointed anyways. So बात ये है कि टेक्नोलॉजी ने बहुत से जो है ना उसके एडवांटेजेस भी हैं, और यही चीज़ है कि आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपना प्लानिंग कर सकते हैं, एंड दैट्स हाउ यू सर्वाइव। एवरीथिंग गेट्स स्मार्टर, हमारे फोन भी जो है वो स्मार्ट हो गए हैं अब। सो विद टाइम यू नीड टू एक्ट स्मार्ट एज वेल। सो एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपका जो उसमें, एक तो ये है कि जो क्लिनिकल वर्क में आपका गैप आ जाता है ना, दैट इफेक्ट योर कॉन्फिडेंस अलॉट। आप आके 1-2 साल जाया कर दें। पाकिस्तान में भी जो है ना, हमारे जमाने में देवर लाइक गिने चुने FCPS थे, गिने चुने पोस्ट ग्रेड्स थे। आप यहाँ से वैसे ही आके ना, लोग चक्कर लगा के एक SCC MSc करके ना वहाँ जाके असिस्टेंट प्रोफेसर लग गए, ये हो गया वो हो गया। अबे पॉइंट मार दिया यार अब्बास ने। या SCC MSc कर लिया। PhD। तो अब जो है ना वो सर्कमस्टांसेस ऐसे ही हैं कि आपको क्लिनिकल हैंड्स ऑन आपका जो है ना वो गैप आएगा, तो इट विल अफेक्ट योर कॉन्फिडेंस। तो जो हर प्रोफेशन जो है ना, विद टाइम इट्स गेटिंग मोर सोफिस्टिकेटेड। हमसे नेक्स्ट जनरेशन जो है वो डेफिनेटली हमसे बेटर है इन लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट्स। सो यही मैं कहूँगा कि जिसने भी आना है, करना है, डू योर होमवर्क प्लीज, आप करें एंड बी स्मार्ट, ठीक है। जो वो ये है ना कि खास तौर पे जो अभी तक हमने बड़ी कोशिश की है, हमने, सादिया ने, सबने, कि हम जो है ना वो बाइस्ड ना हो, जेंडर बाइस कोई बात ना हो। लेकिन जो लॉरी है ना, लॉरी प्लीज आप प्लान करके आया करें कि लाहौर वाले जो है ना वो ऐसे ही आ जाते हैं यार, चलो देखते हैं। जो भी पंजाब से उठ के आता है ना, वो कहता है यार बाकी बाद में देखेंगे, पहले देखें तो सही ना। सही तो सही। मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड जो था वो MFDS देने आया था, तो पहली दफा वो आके ना यहाँ आके, तो उसके बाद जो है ना मुझे कहता है यार, बाहर निकल के मैंने पूछा यार एग्जाम कैसा हुआ है, तो वो बजाय ये बताने के ना कि एग्जाम कैसा हुआ है, कहते यार कहते इतना मुश्किल सी, मैंने नहीं लगता अगली बारी वो मैंने वीजा देंगे। वो मैंने कहा यार इसका उससे क्या ताल्लुक है? कहता नहीं यार मैं वीजा देने जाऊंगा, मैंने इतनी टेंशन होगी, एग्जाम है ना, मुश्किल है, मैं नहीं बनाना। तो तुम्हारी सोच है। तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि कोई एग्जाम पास करना है, उसका यही प्लान था कि इंग्लैंड जाना है, मैंने देखना है। इंग्लैंड देख लिया। That's not so that's इसमें से ये चीपेस्ट वे है कि आप ना MFDS का एग्जाम बुक करें और हाँ। यहाँ टिकट लगा के चले टिकट लगा के चले जाएं। सही सही। जी सादिया, आपका क्या कहना है लोगों के, पाकिस्तानियों के बारे में, कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और आना चाहिए तो किस माइंड के साथ आना चाहिए? Okay. पहली चीज तो ये है कि to be able to practice dentistry in Canada, you must have residence of Canada. So आपको definitely immigration apply करनी पड़ेगी पहले. So keep in mind कि if you are going, you are moving for good, and you are in the state of mind of immigration. Best ये है कि immigration अपनी apply कर दें सबसे पहले. Side by side, gather all the data, सारी baseline information लें, और exam के लिए जो फंडामेंटल नॉलेज एग्जाम है उसके लिए प्रिपेयर करें अपने आप को।
जैसे ही आप इमिग्रेट हो, मतलब the moment you land here and you get your permanent residence, then you can write your first part of the fundamental knowledge exam. जरूर आए और मतलब लेकिन with an open mind. और दूसरी बात ये है कि Canada is not only Toronto. Toronto is just a city of Canada. उससे बहुत बड़ा है कनाडा, और अपने आप को थोड़ा सा इसलिए फ्री रखें इस थॉट प्रोसेस में कि जी हमने तो जाके सिर्फ टोरंटो में ही रहना है. हमारे यहाँ पर majority of the graduates that I end up seeing here और वो लोग हैं जो कि या यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से ग्रेजुएट किए हैं या वेस्टर्न से ग्रेजुएट किए हैं, but then they move west, क्योंकि जाहिर है टोरंटो is extremely saturated now for any dentist to practice dentistry there. बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अगर स्टूडेंट लोन्स हैं, उन गरीबों को 2 से 3 पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ती हैं in order to make their ends meet. Cost of living is higher, and secondly, of course, when you have to pay your bills and you have to pay your student loan, किसी भी जगह पे आप बहुत लकी होंगे अगर टोरंटो एंड एरिया में आपको किसी एक जगह के ऊपर फुल टाइम प्रैक्टिस पोजीशन मिल जाती है, और वो आपको it is able to fetch you enough so that you can make ends meet. Secondly, ये तो वो पार्ट हो गया है जहां आपकी इमिग्रेशन एंड ऑल ऑफ दैट इज इन्वॉल्व. हमारे पास जैसे अभी अब्बास ने और बेजाद ने मेंशन किया, ऐसा कोई स्पॉन्सर्ड वर्क परमिट वाला सिस्टम नहीं है फॉर डेंटिस्ट एटलीस्ट, कि मतलब कि यू कुड बी स्पॉन्सर्ड अगर आपने मतलब एमडीएस का एग्जाम देने के लिए आए हैं और आप यू कैन स्टे देयर समथिंग लाइक दैट. ऐसा यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं है. एक चीज फॉर श्योर क्लियर कट है कि आपका इमिग्रेशन स्टेटस होना चाहिए क्लियर, परमानेंट रेजिडेंस होनी चाहिए है, and that's how you will be able to get into school if you want to do your DDS. If not, then at least you need to have your permanent residence in order to get your direct licensure. और direct licensure के exams के लिए अब कुछ countries हैं जिन्होंने part 1 of the exam, you can write them from either your country of residence or from certain dedicated countries. जैसे दुबई में शायद I just found out कि probably they're opening up to write the AFK, which is the first part of the exam. Otherwise वही चक्कर है कि आप अपना immigration status लेकर आए यहाँ पर और आके exam first part लिखें. एक अदर राउट जो कि मैंने कभी एक्सप्लोर खुद नहीं किया था और या मैं कर नहीं सकी थी, जो कि इट इज ऑल्सो अ वेरी फेमस थिंग दीज डेज, जो लोग आते ही डेंटिस्ट्री में घुस नहीं सकते हैं बिकॉज वी लाइक इट और वी डोंट. कनाडा में पूरी सिर्फ 6 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि डीडीएस ऑफर करती हैं. बहुत सारे लोग इस प्रोसेस से फ्रस्ट्रेट होके यूएस की तरफ मूव करते हैं, और because of course US has more schools that offer the DDS program, so आपकी probability of getting into school increase कर जाती है. अगर आप इस राउट पे नहीं जा सकते हैं, the second most famous thing which is now cropping up is dental hygiene. आप यहाँ पर आकर डेंटल हाइजीन स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि a lot of private dental hygiene schools आपको under I think $18,000 or $20,000 in about 18 months of time आपको डेंटल हाइजीन का पूरा कोर्स करवा देते हैं, and then you can go and choose any province where would you want to go and practice. तो आप वहाँ का जाके लाइसेंस लें, और at least in the meantime while you are struggling to get into school or getting your direct licensure done directly, आपके पास एक stream of money आना शुरू हो जाती है. Second, which is a very handsome amount of money. Secondly, you get yourself integrated into the system, जहां आपको पता है कि अब dental office की working क्या है, professional ethics क्या है, provincial laws क्या हैं, dental laws क्या हैं. So आप अब एक टीम का हिस्सा बन चुके हैं. Then it becomes easier for you to step up. बजाय इसके कि आप frustrate हो जाएं एक दफा के failure से, दूसरी दफा के failure से, और you totally lose hope in this whole thing, और फैमिली भी सफर कर रही है अगर आपके साथ फैमिली है, या जो भी आपके पेंडिंग प्लान्स हैं वो सारे सफर कर रहे हैं. सो प्लान इट दैट वे. दिस राउट एग्जिस्ट्स. बहुत से लोग मेरे अपने पास ऐसे असिस्टेंट्स हैं एक्चुअली, जो कि who are foreign trained dentists. So what they did कि in the meantime they attained their direct licensure. So मेरे अपने पास ऐसे डेंटल असिस्टेंट्स हैं जो कि फॉरेन ट्रेन डेंटिस्ट हैं फ्रॉम देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, लेकिन उन्होंने आके ये किया कि पहले असिस्टेंट का लाइसेंस लिया,
असिस्टिंग शुरू कराई, एंड देन फिर उनको मैंने भी थोड़ा साथ हेल्प किया, थोड़ी गाइडलाइन दी, और उन्होंने फिर अपने एग्जाम्स देने शुरू कर दिए, मतलब फंडामेंटल नॉलेज का। एक असिस्टेंट हैं जो हमारी डॉक्टर बन चुकी हैं, नाउ शी इज वर्किंग एज एन एसोसिएट विद अस, बट शी यूज्ड टू बी आवर असिस्टेंट बिफोर। और सिमिलरली 2 डेंटिस्ट अभी ऐसे हैं जो कि हु आर इन द प्रोसेस, अभी मेरे असिस्टेंट हैं, और दोनों आर इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग देयर एग्जाम्स। सो दिस इज आल्सो अनदर गुड राउट। इवन एटलीस्ट कनाडा में, मुझे नहीं पता कि यूएस में क्या उसके या यूके में इनके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, लेकिन कनाडा में अ डेंटल असिस्टेंट इन आवर रीजन gets paid very well anywhere, if they're anywhere between $24 to $32 easily, depending कि आपकी क्या skills हैं और आप क्या offer कर रहे हैं। Similarly, dental hygiene can get paid, a hygienist can get paid anywhere in our province actually, क्योंकि इनकी salaries are higher, anywhere between $50 to $60 an hour easily. So, comparatively, these are very fairly, decent amount of earnings that you can get in order to get yourself going, घर चला के रखें, अपना family continue करके रखें, or at the same time, keep studying for your exams, or if you want to get into school. सही जी। उस्मान, अमेरिका में अब पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इमिग्रेशन का जो कह रहे हैं कि थोड़ी आसानी हो रही है, जैसे अभी अब्बास ने भी कहा, यूके के लिए भी है, सादिया ने कहा इमिग्रेशन लेकर आए। बाइडेन के आने से हम पाकिस्तानी में एक वो है कि लो जी अब दोबारा अमेरिका की तरफ चलें, जो एक वो ब्लॉकेज था। तो अब जो आना चाहते हैं, राइट, और कुछ बोर्ड्स में भी चेंजेस तो आई हैं नेशनल बोर्ड्स के एग्जाम में, लेकिन वो क्या सोच कर आए कि मतलब लाइफ इज इजी, और या इस सिस्टम में एंटर होने के लिए उनको कितने जिस स्ट्रगल से आप लोग गुजरे हो। मुझे एक बात बताइए, वेयर इज लाइफ इजी? नहीं, लाइफ पता नहीं इजी है कुछ जगहों पे, यहाँ पे बड़ी इजी है। मतलब कि उस तरह नहीं है ना, जो यहाँ पे तो जो आ रहे हैं जॉब के लिए आ रहे हैं, बस एक सैलरीड पर्सन है, आपको एक जितने भी मिल रही है बस मिल रही है, आपने कुछ और नहीं सोचना, ठीक है। लेकिन जो कनाडा जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, उसको एग्जाम देने हैं, उसको स्ट्रगल करनी है, उसको जॉब ढूंढनी है, वहां जाके ढूंढनी है, ठीक है। तो वो इस तरह के जो मसले मसाइल जो हैं। सही। इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप क्या प्लान करके आ रहे हैं, ठीक है, कि आपके ज़हन में क्या है जब आप पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, तो आपने क्या प्लान किया हुआ है कि आपने यूएसए में आके क्या अचीव करना है, ठीक है। उसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि स्पेशली यहाँ पे यूके में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, या जब आप जाते हैं कि तो आपको दोबारा स्कूलिंग जो है वो नहीं करनी पड़ती। तो जब आप अमेरिका में आते हैं तो यूएसए मींस यू स्टार्ट अगेन, ओके। तो इसका मतलब यू हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर। अभी हमारे एक कोलीग हैं, वो आए हैं, उन्होंने पीएचडी भी की हुई है, पोस्ट डॉक भी किया हुआ है, और फिर वो पोस्ट डॉक स्टूडेंट्स को टीच भी करते रहे हैं। तो यहाँ पे आके वो सारा कुछ करने के बाद नाउ ही स्टार्टेड अगेन फ्रॉम डेंटल स्कूल, फ्रॉम डीडीएस, मतलब जितने। तो आई थिंक अमेरिका इज अ बेटर राउट फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, ठीक है, कि जो रिसेंटली उन्होंने ग्रेजुएशन की है और उसके बाद दे हैव दैट मोटिवेशन, उनमें वो स्पार्क है कि दे कैन गो थ्रू दैट रोलर कोस्टर राइड, इट्स नॉट इजी राइड, इट्स अ रोलर कोस्टर राइड। और उसमें ये है कि आके तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। जब मैं आया था उस टाइम हमें इतना नहीं पता था, हमें पता था एक ही राउट है, बस जी डीडीएस करना है। और लेकिन अब ये है कि देयर आर सम अदर ऑप्शन, लेकिन पहले जस्ट फोकस ऑन डीडीएस, कि अगर आपने आके इधर डीडीएस करना है तो आप ये कोशिश करें कि जब आपने उधर से ग्रेजुएट कर लिया है तो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एग्जाम्स, ठीक है। एग्जाम्स के लिए जैसे एनबीटी के पहले 1-2 पार्ट्स होते थे, अब वो इंटीग्रेटेड उन्होंने कर दिया है, एक पार्ट है उसमें, ठीक है। सो आई थिंक ज्यादा इजी हो गया, लेकिन अगेन उसमें यह है कि वो आप कहीं और नहीं दे सकते, यू हैव टू अप्लाई फॉर अ काइंड ऑफ अ विजिट वीजा टू टेक योर एग्जाम। तो दैट वुड बी अ फर्स्ट स्टार्टिंग स्टेप, के जी आपने अपने
और उसमें से भी पहला स्टेप क्या है कि आपके आई वुड से कि जो उधर इंटरनल्स हैं या जो आप लोग सुपरवाइजर्स हो, तो स्टूडेंट्स को एटलीस्ट जब उनको आप पास करो तो उनको एक अच्छी परसेंटेज से पास करो, क्योंकि अब जो इंटीग्रेटेड एग्जाम आ गया है तो उसमें जो ज्यादा एडमिशन का क्राइटेरिया है उसमें अब स्कोर नहीं है, इस इधर पास और फेल, ठीक है। तो जब वो स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में एडमिशन देते हैं तो वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया कि उसकी जीपीए कितनी है, और आपकी जीपीए जो है ईसी ने एवेल्युएट करनी है कि वो जो आपके 4 प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं उसमें आपके क्या ग्रेड्स आए हुए हैं, ठीक है। वैसे तो मेरा तो ख्याल है कि अब हम जब अपने टाइम से कंपेयर करें तो अब तो डिस्टिंक्शन बढ़ रही है। यानी कि आप मतलब हमारी क्लास में कितनी डिस्टिंक्शंस थी, या डिमॉन्ड में आप लोगों की क्लास में मे बी सिर्फ खुरमतौल्ला की होगी, हमारी क्लास में तो एक ही होती थी डिस्टिंक्शन बस, ठीक है। लेकिन अब लिटरली इस तरह के जो आपको स्टूडेंट मिलता है, सर मेरी इसमें भी डिस्टिंक्शन, मेरी उसमें भी डिस्टिंक्शन, मेरी उसमें भी डिस्टिंक्शन ये मतलब कि आप जीपीए की बात करें तो मेरा तो ख्याल है कि अब बहुत ज्यादा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा है ना, तो अब तो नंबर बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैं अपने टाइम से कंपेयर कर रहा हूँ कि जब हमें होता था तो वो ये करते थे जी, अच्छा कि वो 75 पासिंग है तो चलो जी बहुत वो बनी है जनरस, तो जी 76 देके जो है ना वो स्टूडेंट्स को पास कर दो। सो दैट्स अबाउट देयर फ्यूचर। जितनी अच्छी उनके वहां पे ग्रेड्स होंगे तो वो यहाँ पर जीपीए की जब असेसमेंट होती है, अगर उनकी जितनी 4 से करीब 3 जीपीए होगी, that's one of the criteria to get admission into a DDS program. Secondly, उनका TOEFL का स्कोर है, ठीक है। अब मैं एग्जाम का नहीं कर रहा क्योंकि एग्जाम पास फेल है, ठीक है, और वो मेजोरिटी लोग आराम से पास कर लेते हैं क्योंकि पास फेल आ गया। आपका TOEFL का स्कोर जो है वो 100 प्लस में होना चाहिए, आपकी जीपीए क्लोज टू द 4, जितनी 4 के पास होगी उतना ज्यादा अच्छा है। और तीसरा फिर आपकी जो है वो इंटरव्यू स्किल्स पे वो बात आ जाती है। तो जब आप पाकिस्तान से आए तो मेक श्योर करें कि इन्वेस्ट योर टाइम कि आप वहां से टॉफल में अच्छा स्कोर लेके आए, वो ड्यूली 2 साल तक आपका वैलिड होता है कि यहाँ पर आपको वो रिसोर्सेज आके नहीं यूज करनी पड़े। आप वहां से अपनी तैयारी करके आए इंटीग्रेटेड एग्जाम की, कि आप यहाँ पर लैंड करें और आप एग्जाम दें। टॉफल आपका ऑलरेडी हुआ है, आप देखेंगे एडमिशन साइकिल कब स्टार्ट हो रहा है, कब यूनिवर्सिटीज जो है वो एप्लीकेशन स्टार्ट लेना कर रही हैं, और रोल ऑन प्रोसेस होता है कि आप जितना जल्दी आप अप्लाई करोगे उतना जल्दा आपका चांस है कि आप यूनिवर्सिटी में जो है वो आपको प्रेफरेंस दें एडमिशन के लिए। फिर सेकेंडली अब उसमें ऑप्शन पे हम आ जाते हैं कि अदर लूप होल्स क्या है, ठीक है, डीडीएस के अलावा। कुछ यहाँ पर स्टेट्स हैं कि जो कि आपको अलाउ करती हैं कि अगर आपने डीडीएस नहीं भी किया हुआ और आप फॉरेन ट्रेन डेंटिस्ट हैं तो सपोजली आपने जो एनबीडी का जो इंटीग्रेटेड पोर्शन है वो कर लिया है, तो वो उसके बाद अगर आपको 1 साल की कहीं जीपीआर मिल जाती है, जनरल प्रैक्टिस रेजिडेंसी 1 साल की, तो कुछ स्टेट्स आपको उसकी बेस के ऊपर लाइसेंसिंग एग्जाम्स क्लियर के लिए अलाउ कर देती हैं, ठीक है। फिर इसी तरह एक एईजीडी प्रोग्राम है, एडवांस एजुकेशन इन जनरल डेंटिस्ट्री, तो वो भी कई इंस्टीट्यूशन जो कि एक्रेडिटेड है 1 साल का या 2 साल का करवाते हैं। तो कुछ स्टेट्स आपको 1 साल के उसके ऊपर लाइसेंसिंग एग्जाम्स के लिए अलाउ कर देती हैं और कुछ स्टेट्स आपको 2 साल के ऊपर भी कर देती हैं। तो आई वुड से कि अगर आप उस राउट पे नहीं जाना चाहते कि जहां पर आपको डीडीएस कुछ स्कूलों में 2 साल का है, कुछ 3 साल का है, और फिर उसके बाद आपकी उसमें जो फंडिंग है, स्टूडेंट लोन जो है दे आर एक्सपेंसिव, तो उसमें यू कैन एक्सप्लोर दैट राउट टू, लेकिन उसमें वही है कि फिर इट्स गोना टेक टाइम, ठीक है, कि इट्स नॉट इजी टू गेट इनटू दोस प्रोग्राम्स, क्योंकि हर कोई फिर कोशिश कर रहा होता है कि वो डीडीएस को अवॉइड कर ले। जो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं कि जब आप स्पेशली अमेरिका या कनाडा आते हैं ना, तो अपने ज़हन से ये चीज निकाल के आए कि जी यहाँ पर आके तो कोई शॉर्टकट जो है ना वो आपको मिल जाएगा। देयर इज नो शॉर्टकट। वो शॉर्टकट के चक्कर में अपने 3, 4, 5 साल जो है ना वो जाया कर देते हैं। तो वहां से ये सोच के आए कि आपने आके स्टूडेंट लोन आपको लेना ही पड़ना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप जेन जो अभी मेरे पिछले 6 मंथ में 2 स्टूडेंट से बात हुई है जो कि पाकिस्तान से आए हुए हैं, जब वो यहाँ पर आए थे तो यही था उनका कि डीडीएस करना है। यहाँ पे आके कुछ रिलेटिव्स थे उनके पास स्टे किया तो उन्होंने मिस गाइड कर दिया। ओहो हो यार, आप 2 साल 3 साल के लिए जाओगे,
$350,000, तो वो करोड़ों में जब वो उसको करती हैं, वो तुम 5 करोड़ पे खर्च करके तो एक डिग्री लोगे? नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसे करो कि कोई और प्रोफेशन में चले जाओ, या जैसे तुम और कुछ करना शुरू कर दो, कोई MPH जो है वो कर लो, या कुछ इस किस्म की चीजें। तो उन्होंने ऑलरेडी अपने 3 4 5 साल इन चीजों में वेस्ट कर दिए, क्योंकि यहाँ जो रिलेटिव्स थे उनके, उन्होंने मिसगाइड कर दिया। तो प्लीज, इंडियन इस बात में बड़े मतलब ऑलरेडी वेल एजुकेटेड होते हैं। जब वो आते हैं तो ऑलरेडी उनको पता है ये राउट है, और उन्होंने दे हैव टू गो थ्रू दैट अप्लाइंग फॉर अ स्टूडेंट लोन। और मेजोरिटी स्टूडेंट लोन मिल जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। कोई भी मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा कि जिसको स्टूडेंट लोन जो है हुआ हो। तो इसलिए प्लीज अपने ज़हन में ये रख के इधर आए कि आपने वो स्टूडेंट लोन आपने अप्लाई करना है। आपने जब आप ग्रेजुएट करेंगे तो सारे जो इधर के लोकल ग्रेजुएट्स हैं, चले हम तो फॉरेन ट्रेन डेंटिस्ट है ना, हमारा लोन बनता है 2.5 लाख, 3 लाख, $3.5 लाख अगर आपने 3 साल के लिए चले गए। जो यहाँ के लोकल ग्रेजुएट्स हैं, वो जब डेंटल स्कूल ग्रेजुएट करते हैं 4 साल का, उससे पहले जो उनका रेगुलर कॉलेज ग्रेजुएट करते हैं, तो उनका तो तकरीबन 750 से 1 मिलियन तक चला गया होता है। ठीक है, तो हमारा तो फिर भी उसका 1/4 जो है ना वो बनता है। तो इसलिए उसको एक हर्डल नहीं बनाए, ज़हन को अपने तैयार करके आए कि आपने वो लोन लेना है, और जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, वो आप आहिस्ता आहिस्ता जैसे बाकी लोन्स या वैसे आपकी लायबिलिटीज हैं, तो यू विल टेक केयर ऑफ दैट लायबिलिटी। और अगर आप उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करके नहीं आ रहे, तो फिर यू नो इट्स बेटर कि आप यूके की जो ऑप्शन है कि जहां पर आपको वो उस सर्कल से जो आपको नहीं गुजरना पड़ता, तो दैट वुड बी बेटर इन दैट सिनेरियो। और दूसरा यही है कि जैसे सादिया बता रही थी, मेरे पास भी कुछ असिस्टेंट्स हैं, वो फॉरेन ट्रेन डेंटिस्ट हैं, तो उनको हमने काफी वो हेल्प किया, सपोर्ट किया कि वो सिस्टम में इंडक्ट हो जाएं। फिर उन्होंने अपने एग्जाम्स कर लिए हैं, नाउ दे आर रेडी टू अप्लाई फॉर देयर यूनिवर्सिटीज। तो और हाइजीन का भी जैसे वो इधर भी एक ऑप्शन है कि आप आए, आप आके, लेकिन इधर अमेरिका में टू गेट इनटू द हाइजीन प्रोग्राम इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। यूजुअली यहाँ पर 2-3 साल की वेटिंग लिस्ट है उसके लिए भी। और फिर जो असिस्टेंट है वो तो है, आई वुड से कि जब आप आए, आके आप अपने एग्जाम्स वगैरह दें, तो उसके बाद स्टार्ट वर्किंग एज अ डेंटल असिस्टेंट, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर डेंटिस्ट्री कैसे होती है। सादिया ने बताया कि आपको पता चले लोकल लॉज यहाँ पे जो है वो कैसे हैं, पेशेंट मैनेजमेंट कैसी है, पेशेंट इंटरेक्शन कैसी है, टीम एनवायरनमेंट कैसा है। तो दैट वुड हेल्प देम कि इवन के जब वो फिर इंटरव्यूज के लिए जाएंगे, तो they are already well prepared for their DDS programs, you know, as well. और फिर आप ये सोच के यहाँ पे अमेरिका में नहीं आएंगे कि अच्छा आपने DDS करके आप वापस नहीं जा सकते, कि ये आप उस दलदल के अंदर पाँव जो है वो रख रहे हैं कि जिसके अंदर आपने मजीद जाना है। तो ये सोच के नहीं आएगा कि आपने DDS करके वापस चले जाना है, क्योंकि DDS करने के बाद उस्मान जा सकते हैं अगर अब्बू ने 6 करोड़ साथ दिए हो आपको। फिर उसके लिए है ना कि फिर DDS के बाद फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट करें ना। फिर अगर आपने अगेन वो तीसरा राउट है कि अगर आपने वापस जाने का सोचना है अमेरिका आके, तो आप फिर DDS करें। DDS के बाद अपनी आप स्पेशलाइजेशन करें, आपने एंडो करनी है, आपने ऑर्थो करनी है, आपने पेरियो करनी है, आपने पीडोडोंटिक्स करनी है, वो करके और फिर आप अगर आपका मिडल ईस्ट में सेटल होने का प्रोग्राम है फ्यूचर में, या आपका पाकिस्तान में जाने का है, तो फिर आपके पास एक स्पेशलाइज्ड डिग्री है, तो दैट वुड बी अनदर राउट। लेकिन उसमें फिर आपको उतना ज्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम जो है उसमें करना पड़ेगा। तो हाँ, कॉस्ट भी उसकी जितना आप यहाँ पे आपकी लिविंग कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है और आपकी नंबर ऑफ इयर्स जो आप उसमें कर रहे हैं वो भी आपके इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसलिए अमेरिका आके आपका वापस जाने का वो जो आपका ख्वाब है ना, तो वो उसका शर्मिंदा तबीर होना जरा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप फिर आपकी लायबिलिटीज हैं, आपने ग्रेजुएट करना है तो आपने स्टूडेंट लोन अपना पे ऑफ करना शुरू कर देना है, तो इट्स डिफिकल्ट। और दूसरा बेजाद ने वो कश्तियों का जिक्र किया था, तो मैंने कहा सम्मत का प्रोग्राम है तो उसमें कोई शेर ना हो तो वो इनकम्प्लीट रहेगी वो।
तो उसका था कि जला दे कश्तियों को इन गुमनाम साहिलों पर, नो चलो के फैज़ा जला दे कश्तियों को गुमनाम साहिलों पर, कि अब यहाँ से ना वापसी का सवाल होगा, ये तय हुआ था। तो अमेरिका आए तो कश्तियां फिर जला के आए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए जबरदस्त। अब मैं इसको कंक्लूड करूं तो मेरा ख्याल है कि मेरे लिए अपने लिए काफी ज्यादा एक इंफॉर्मेशन मिली, और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को और आप लोगों को भी, कि क्या क्या सिस्टम चल रहे हैं 3 मेजर कंट्रीज में, जहाँ पे एक बहुत ज्यादा हमारा इन्फ्लक्स है, या हमारी ख्वाहिश होती है कि जाने की, या वहां पे जाके एग्जाम दे के प्रैक्टिस करने की। तो मेरा तो ख्याल है कि एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिली कि किस तरह प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो उनको हमें पहले से हमारा अपना माइंड हमने मेकअप किया हुआ हो। किसी ने अगर एसोसिएट की जॉब लेनी है तो अपने कैरियर ग्रोथ, या अपनी पर्सनल ग्रोथ, या अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन की यहाँ पे दरमियान में बहुत बात हुई, एथिक्स की बात हुई, और इसके अलावा जो बाकी चीजों की लॉ की बात की जैसा अब्बास ने, तो ये प्रैक्टिस मैनेजमेंट की, तो ये चीजें अभी हमारे कोर्स में शामिल नहीं हैं। मेरा नहीं ख्याल। तो मेरा ख्याल है कि ये एक हमारी तरफ से एक मैसेज होगा, जो हमारी वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान में, कि ये चीज अपने उसमें शामिल करें। अब मुझे behzad की वो सजेशन बहुत अच्छी लगी कि हाउस जॉब में लाइक दे शुड इंडल्ज विद सम अदर प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, तो वो वहाँ पे रहते हुए इस तरह की चीजें, तो जो हमारे बड़े हैं, या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, या जो पॉलिसी मेकर्स हैं, आई थिंक दे कैन डू सच थिंग्स। ये उनके लिए इतना कोई बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन सिर्फ वो करने वाली बात है। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैंने जब सादिया ने मुझसे पूछा कितने लगे, मैं कहा बस 1 घंटे में, 1 घंटे की डिस्कशन होगी। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से हम ओवरऑल अगर देखें तो 3 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। ठीक है, तो नहीं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आई नो कि आप वीकेंड था, लेकिन ऑब्वियसली पर्सनल कमिटमेंट्स होती हैं, फैमिली की कमिटमेंट्स होती हैं। यूके में खाने का टाइम, डिनर का टाइम गुजर चुका है। आप दोनों ने कनाडा में और अमेरिका में पता नहीं लंच किया है कि नहीं किया, और मेरा सुबह 8 बजे सेशन है, और यहाँ पे रात के 2 बजने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच समर, आपकी वजह से वी गॉट द चांस टू मीट अप अगेन 20 सालों के बाद। जब 20 साल के बाद इस तरह का प्रोग्राम करते हैं ना, तो फिर 4 घंटे लग जाते हैं। 4 घंटे लग जाते हैं। नहीं, बहुत अच्छा हुआ कि जूम के या ऑनलाइन के थ्रू एटलीस्ट मिल तो लगे ना, वरना तो जैसा वो कह रहे थे कि आप इतने साल हो गए मुलाकात ही नहीं हुई। तो ये भी एक ब्लेसिंग है चले इस ऑनलाइन मीटिंग की। इफ यू वांट टू से एनीथिंग। बहुत शुक्रिया यार समर, बाकी मतलब 4 घंटे का पता नहीं लगा। इतनी तेजी से गुजर गया, लगा 1 घंटा ही है। तो लेकिन बहुत शुक्रिया यार ये सब कुछ ऑर्गेनाइज करने का, एंड आई होप के कोई और भी ऑर्गेनाइज करोगे मीटिंग। जो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होगी। ठीक है, बिल्कुल, एनी टाइम। जी, बड़ा अच्छा स्टेप है। सॉरी, गो अहेड। Go ahead, I'm listening. All ears. नहीं, मैं ये कह रहा था कि बड़ा अच्छा स्टेप है जो इनिशिएटिव लिया है, तो लोगों को ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का, और अगर किसी तरह से हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे हेल्पफुल हो सकते हैं कि जिस स्ट्रगल से या जिस डिफिकल्टी से हम गुजरे हैं, तो ये है कि अगर हम कोई भी सजेशन हमारी किसी को हेल्पफुल हो सकती है, तो we are always available and there, and thanks again for having us. थैंक यू वेरी मच जी। behzad। हाँ नहीं, मैं भी यही कहूँगा, एक तो ये कि हेल्पफुल बड़ा था, खुद भी मिलके जो है ना बड़ा एंजॉय किया है बड़े अरसे बाद। सो सब बिजी होते हैं, लेकिन किसी लेवल तक किसी को भी हेल्प चाहिए तो वी आर देयर टू हेल्प। तो उस्मान से पहली दफा बात हुई, वेरी नाइस। डेविड से जो है ना 20 साल बाद हुई है। वो जो बात कर रहे थे ना, एक इंटरेस्टिंग बात ये है वो कि जी जिसने यहाँ आना उसे क्या करना चाहिए, तो वो सादिया को याद होगा, मेरी सीवी में गलतियां निकाल ली इंग्लिश में, ये तेरा एक्सेंट यहाँ खराब है, वो यहाँ तूने कॉमा नहीं डाला, यहाँ तूने फुल स्टॉप नहीं डाला। वो अलाइन में थे, मुझे झाड़े पिला के ना उसने अशर किया होता था। तो वो लेकिन वो ये सारी चीजें ना बाद में काम आती है, बंदा उस टाइम को याद भी करता है।
तो वो ये है कि इट्स ऑल अबाउट गुड टाइम्स, लेकिन इट्स वेरी गुड टू सी यू। और सब जो है वो, आई मीन देयर वाज वेरी गुड इनसाइट इनटू फ्रॉम एवरीवन एक्चुअली। आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड के how diverse the practicing culture is in each country, so it's always good to know what's going on elsewhere. जी सादिया। Absolutely. और Samad, once again, thank you very much for हमारे वो फ्रेंड्स को भी दोबारा से इमर्ज करने का जिनको पहचानने भी मुश्किल हो गई मुझे, वरना अमूमन मेरी पहचान बड़ी अच्छी है, लेकिन नहीं, अब्बास has been I think out of sight for quite a long time. और उस्मान से आपका जिक्र सुना था मैंने last time when we met in San Francisco, so good to see you उस्मान। और बेजाद, absolutely तुम्हें अब तक मेरे सबक याद हैं, तो लेकिन चलो अच्छी बात है, हम behind the scenes बाकी सबक भी जो है दोबारा रिवाइव करेंगे। आप टीमों का के साथ या पाकिस्तान उधर से निश्तर से? मैं निश्तर से निकली थी, मैंने सेकंड प्रॉफ जो है वो वापस डिमोंट आके दिया था। 97 it was, हाँ जी। Almost 24 years. Almost 24 years, बिल्कुल, absolutely. So नहीं, और अगर हमारी हेल्प किसी भी जगह पे चाहिए हो, anybody who wants to connect or get any information, so maybe through Samad's link, any questions they can be forwarded to us, or in any capacity if I can be of help to anyone, by all means, I'm there. तो डॉक्टर समद को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और मुझे अभी सोचते हुए हंसी आ रही थी कि क्या कभी अब्बास, उस्मान के हमने कभी सोचा था कि निश्तर में कि हम कभी इस तरह की डिस्कशन भी करेंगे। आप लोगों ने हसन रजा हॉल में कभी बैठ के सोचा था कि यार ये भी टाइम आएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। सोचा था।